Assalamu alaikum ji. Today session is regarding IFS 2 chapter number 12 of ICAP textbook. We are going with the sequence. All the lectures are recorded and available on the YouTube. If somebody want to join us online, you can WhatsApp on this number and we will add you in that group where we are sharing the link to joining this Zoom class. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक हम लोगों ने MAF लोगों ने मैनेजमेंट में एक चीज़ शुरू की थी कि हम जो है तमाम लेक्चर जो है वो करें इस दफ़ा और करके हम इसको यूट्यूब पे रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है मैं इजी हो जाए और जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे वो भी जो है अपने जब अपनी फैसिलिटी होगी उसके हिसाब से जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर सके हमारे। एनीवे अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप हमें यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी हमारे जो है क्वेश्चन आंसर जो है रेलेवेंट टू दिस टॉपिक और रेलेवेंट टू एनी अदर टॉपिक जो है IFRS से रेलेवेंट जो है उस पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो IFRS 2 है, शेयर बेस्ड पेमेंट। तो मैं ज़रा लिंक ब्रेक करके लिंक बंद कर लो। ओके जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ज़रा चैनल्स को ज़रा सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़रा इसको लाइक भी कर दिया करें ताकि जो जितना आप लाइक करेंगे उतना जो है ये जब लोग इसको सर्च करेंगे तो ये सामने आएगा। जितना ही सामने लोगों के आएगा लोग इसको देखेंगे और इससे डेफिनेटली फ़ायदा लेंगे। हमारा पर्पस भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से जो है फ़ायदा लें। ये एक फिज़बिल्लाह प्रोग्राम चल रहा है हमारा। ठीक है जी। तो कोशिश करें आप जब इसको देखें व्यू करें हमारे लेक्चर्स को तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2 सॉरी चैप्टर नंबर 12 आई कैप टेक्स्ट बुक। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, पहले थोड़ा सा इसका मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। लेकिन जी होता है ऐसे है कि एक पार्टी है, एक कंपनी है, सपोज करें एक ABC कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने मटेरियल परचेस किया। ठीक है जी, मटेरियल परचेस। अब जब मटेरियल परचेज होगा तो क्या होगा, इसको पेमेंट करनी है। ये एंट्री क्या पास करेगा, ये करेगा जी इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा अगर पेमेंट कर देगा तो, या अगर पेमेंट नहीं करेगा तो अकाउंट्स पेबल को वो क्रेडिट करेगा। अब ये स्टैंडर्ड कहता है कि जी जनाब, ये बंदा कहता है ये मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है। कैश नहीं है तो क्या करें, इसने कहा कि सर ऐसा करें, आप मेरी कंपनी के शेयर्स लें, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है। अब जब ये कहेगा कि मेरे पास कैश नहीं है, कैश नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या दूंगा, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दूंगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी कंपनी के शेयर्स को एज ए कैश इस्तेमाल किया। इसलिए स्टैंडर्ड का रखा है शेयर बेस्ड पेमेंट, कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आप अपनी शेयर्स की बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं। अब जब आप उसको कहेंगे कि यार आप मेरी कंपनी के शेयर ले लो, जब ड्यू डेट आएगी आप उसको शेयर देंगे, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये है कि वो बंदा एग्री कर जाए, वो आपसे शेयर ले ले। दूसरा क्या है, वो कहे यार मुझे शेयर नहीं चाहिए, मैं आपकी शेयर के क्या करूंगा, मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, मुझे आप ऐसा करें जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे दे दें, शेयर मत दें। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जो मेरा शेयर है, इस सप्लायर को मैंने 1,000 शेयर दिया, उस शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, तो वो मुझे कहता है यार आप ऐसा करो, मुझे 10,000 रुपये इन कैश दे दो, मुझे आप एक कंपनी के 1,000 शेयर मत दो, मुझे आप एक 10,000 रुपये कैश दे दो। तो ये दोनों ऑप्शन जो है हम उसको दे सकते हैं। अब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप तो उसको शेयर देते हैं तो इसको आप कहता है ये इक्विटी बेस्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है। इक्विटी बेस
शेयर बेस्ड पेमेंट, ये इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट है। लेकिन वो कहता है चलो यार तुम मुझे वो पैसे मत दो। सपोज करो अगर ये ट्रांजेक्शन जो है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो 1 लाख रुपए की हुई है, मैंने उसको 1 लाख रुपए देना है, लेकिन मेरी सेटलमेंट ये हुई कि मैं उसको 1,000 शेयर दूंगा ऑन द ड्यू डेट। अब वो क्या कहता है, वो उस टाइम शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी आई, 10 रुपये आई। तो उसको तो लॉस हो गया 90,000 का, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा चलो यार 90,000 का लॉस तो हुआ, लेकिन जो आपने मुझे शेयर देने थे 1,000, मुझे आप शेयर मत दें, आप उसकी इक्वलेंट जो है मार्केट प्राइस जो है 10,000 जो है वो मुझे दे दें। तो यहाँ पे वो कहता है ये जो पेमेंट है इसको कहते हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। कि आपने कैश में सेटलमेंट तो की, लेकिन अमाउंट क्या दी उसको, जो आपके शेयर्स की वैल्यू थी। ठीक है जी, तो ये था इसका लॉजिक कि आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने बेस करना ही है अपने अपने शेयर्स को। या अगर आप कैश भी दे रहे हैं तो आप कैश उतना दे रहे हैं जितना के आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उस डे पे। मैंने उसको देना 1 लाख था, लेकिन मैंने उसको 1,000 रुपये दिया, क्यों? मैंने कहा ऐसा कोई यार, मेरी मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है वो इस टाइम जो है 100 रुपये है, तो मैं तुम्हें जब 1,000 शेयर दूंगा तो वो आपका 1 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। लेकिन जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे मार्केट वैल्यू 10 रुपये हो गई। जब मार्केट वैल्यू 10 रुपये हो गई, तो मैंने उसको कहा सर अगर आपको कैश चाहिए तो 10,000 रुपये कैश ले लें, अदरवाइज आप मुझसे शेयर ले लें। अब अगर वो मेरा सप्लायर जो है वो मुझसे कहता है नहीं मुझे शेयर दे दें, तो हम उसको कहेंगे ये इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट है। और अगर वो कहे नहीं चलो यार मुझे 10,000 रुपये आप कैश ही दे दो जो इक्वल टू योर शेयर प्राइस है, तो उसको बोलेंगे कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। इसके अलावा इन बिटवीन जो है एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है, जिसमें आप उसको ऑप्शन दे देते हैं। उसको आप ऑप्शन दे देते हैं कि चलो यार तुम्हारे पास ऑप्शन है ड्यू डेट पे आप आना, आप चाहो तो मुझसे शेयर ले लेना, आप चाहो तो मुझसे कैश लेना, इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको दो दिल चाहेगा आप ले लेना। तो जब उसको एक ऑप्शन दी जाती है तो इसको कहते हैं कैश, कैश कैश अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कैश बेस, कैश शेयर बेस्ड पेमेंट। तो ये अल्टरनेट उसको दे दिया हमने कि सर आपके पास चॉइस है कि आप चाहो तो मुझसे हमसे मैं तुमसे इक्विवेलेंट कैश ले लेना 10,000 रुपये, हम आपको 1 लाख तो नहीं देंगे, जितना आप ड्यू डेट पे मार्केट वैल्यू होगी उसके साथ में कन्वर्ट करके आपको कैश दे देंगे, या आप हमसे शेयर ले जाए। तो ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें कि ये सब पूरा सिलेंडर जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको मैं बता दूं, जो भी बात चल रही है, एक बात ये है कि जब ये आप इसकी जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप किस में रिकॉर्डिंग करेंगे, इसकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे इक्विटी में। ठीक है जी। और यहाँ जो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये कैश में सेटलमेंट हो रही है, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी। इसको आप एज ए लाइबिलिटी बुक करेंगे, इसको आप एज ए इक्विटी बुक करेंगे। तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, आप कहेंगे इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। तो एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पे आप क्या एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट टू इक्विटी अकाउंट। तो यहाँ पे आप इक्विटी को डेबिट करें। ठीक है जी। तो अब हम जरा इसको यहाँ से रीड करते हैं, ये बुक में इसकी क्या बात हो रही है। कहते हैं जनाब, IFS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। डेफिनेशन क्या है जनाब? A share-based payment transactions is defined a transaction in which an entity receive goods and services from employee or from employee as consideration of equity instrument of the entity। कि वो कंसिडरेशन में क्या देगा, कैश में क्या देगा, अपनी कंपनी के शेयर देगा उसको। गुड्स लिए उन्हें, गुड सर्विसेज दी, और उसको दे क्या रहा है, उसको अपनी कंपनी के शेयर दे रहा है। रिसीव गुड एंड सर्विस फ्रॉम द सप्लायर, अब देखें या तो एम्प्लॉय से लेगा या सप्लायर से ले लेगा, बाय इंकरिंग लायबिलिटी टू द सप्लायर ऑफ एन अमाउंट डेट बेस्ड ऑन द एंटिटी शेयर प्राइस। तो वो जो लाइबिलिटी हम इंकर कर रहे हैं वो हम किस बेस पे कर रहे हैं, हम अपने शेयर्स की बेस पे कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 1 लाख रुपए का मटेरियल लिया तो 1 लाख रुपए के मुझसे शेयर ले लो। हमने कहा जनाब हम सेटलमेंट कैसे करेंगे, हम शेयर में सेटलमेंट करेंगे इसकी। स्कोप क्या है जी, इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या शामिल है, IFS सप्लाइज to all share-based payments transactions whether or not the entity can identify specifically more or all of the goods or services received, including
इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस और कैश सेटल शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, अगर आप इक्विटी दे रहे हैं, आप शेयर दे रहे हैं तो उसको इक्विटी सेटल है। अगर आप कहते नहीं यार चलो कैश ले लो, तो वो आपका कैश सेटल है। सी कैटेगरी क्या है? ट्रांजेक्शन इन विच एन एंटिटी acquires or receives goods and services and the term of the arrangement provide either the entity or the supplier of those goods and services with the choice। यहाँ पर उसको चॉइस दे दी है, क्या जाए, whether the entity settle the transaction in cash, क्या कैश ले लो, और issuing equity, या हमसे इक्विटी शेयर ले लो। कैश कितना ले लो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। वो कैश नहीं जिसमें मटेरियल परचेज हुआ है, वो कैश जो उस डेट पे मेरी शेयर की मार्केट वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करके जो कैश बनता है वो कैश ले लो मुझसे आके, या मुझसे आप शेयर ले जाओ। इसके अंदर क्या शामिल नहीं है? कहता है ट्रांजेक्शन विद इम्प्लाई और अदर पार्टी इन दर कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर। अगर कोई शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन करें तो ड्राइंग्स में चला जाता है, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ट्रांजेक्शन वेदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड इन एक्सचेंज फॉर कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, वो कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेशन है, तब भी नहीं होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस in which the entity receives or acquired goods or services under a contract to buy or sell non-financial items that within the scope of IFRS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स I-32 प्रेजेंटेशन और वो कहता है कि अगर आपके नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, आपको सेल और परचेज, आपको है सेल और परचेज नॉन फाइनेंशियल आइटम है, लेकिन वो अगर स्कोप में आ रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, तो वो भी आप इसके स्कोप से एक्सक्लूड है। टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। IFRS 2 identify three types of share-based payment. Number one, equity settled share-based payment transactions, where the entity pays the goods or services by issuing equity instrument, including shares or share options. ठीक है जी, तो या तो शेयर इशू कर देगा या उसको शेयर लेने की ऑप्शन दे देगा। दूसरा क्या जी? कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड में क्या होता है? वेयर द एंटिटी इंकर्स अ लायबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज and the settlement amount is based on the price or value of the entity shares or other equities में। तो शेयर्स की वैल्यू जो बनेगी, जो मार्केट वैल्यू शेयर है, उस पे आपने पेमेंट करनी है, तो आप एक लायबिलिटी बुक करेंगे। ट्रांजेक्शंस वेयर एन एंटिटी acquires goods or services and either the entity or supplier can choice, तो किसी के पास या तो चॉइस आप स्पाई को दे दें कि सर आप पे डिपेंड करता है, आप आए और ड्यूटी पे हमें बताएं कि आपको शेयर चाहिए या 1 मिनट कैश चाहिए, या वो एंटिटी चॉइस अपने पास रख लेती है, वो कहती है चॉइस मेरे पास है, जब ड्यू डेट आएगी तो मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने आपको शेयर देने हैं कि मैंने आपको कैश देना है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। द कैश अमाउंट बेस्ड ऑन प्राइस और वैल्यू ऑफ द एंटिटी शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी। IFRS 2 uses the generic term equity instrument. In most cases, the equity instrument is questions are either shares or share options. अब आप पूछ रहा है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्या ये शेयर्स हैं या शेयर ऑप्शंस हैं? ठीक है जी, तो ये शेयर्स भी हो सकता है, ये शेयर ऑप्शन भी हो सकता है। वाइल गुड्स इंक्लूडिंग इन्वेंटरीज, कंज्यूमेबल्स, प्रॉपर्टीज, प्लांट, तो गुड्स जो है वो कुछ भी हो सकता है आपका। IFRS 2 uses the term of fair value in a way that differ in some respect from IFRS 13 definition। वो कहता है जो डेफिनेशन आपको दी हुई है फेयर वैल्यू की, जो डेफिनेशन IFRS 13 में दी हुई है, उससे जो है ये थोड़ा सा डिफर करता है। यहाँ जो फेयर वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो एज पर IFRS 13 नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ जो फेयर वैल्यू निकलेगी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से निकलेगी। वेयर अप्लाइंग IFRS 12 to fair value is measured in accordance with the guidance given in IFRS 2 rather than in IFRS 13। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, फेयर वैल्यू के लिए IFRS 13 दिया हुआ है, लेकिन हम IFRS 13 को यूज नहीं करेंगे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही जो है फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं जनाब आपसे रिकॉग्निशन कैसे रिकॉग्नाइज करना है इसको आपने। गुड एंड सर्विसेज मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड। तो जब वो रिसीव होगी तभी आप जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। This might result in the recognition of an assets or expense depending on the nature of the transactions. If the goods and services received or acquired in a share-based payment transactions do not qualify the recognition of assets, they must be recognized as expense। तो अब जब डेबिट चीज होगी, डेबिट या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, तो अगर वो एसेट्स की कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा तो आप उसको एक्सपेंस बुक करेंगे। If the goods and services are received or acquired through an equity settle share-based payment transactions, the entity shall credit the equity
by debiting the assets or expense. Okay, if the goods and services received are required through a cash settled, तो इक्विटी सेटल में आपने इक्विटी को करना है, और जब कैश सेटल करेंगे तो आप किसको डेबिट करेंगे? द एंटिटी शैल क्रेडिट द लायबिलिटी एंड डेबिटिंग द एसेट और एक्सपेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इक्विटी सेटल है उसमें इक्विटी, और जो कैश सेटल है उसमें आपको लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। ग्रांट ऑफ शेयर ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, कहते हैं जब आप एम्प्लॉइज को जो है वो शेयर ऑप्शंस देंगे तो उसमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या है? कहता है द नेचर ऑफ एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस, occasionally shares may be issued instead of cash to pay suppliers of goods or services. These are described as share-based payment, and until IFRS 2 there was no accounting standard describing the recognition and payment of this transaction. However, the main reasons for the publication of S2 was to introduce rule of accounting for employee share options. एम्प्लॉय को आप जो शेयर ऑप्शन देते हैं उसके जो इसके मेन रूल हैं उसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर दिए हुए हैं। In an employee share option scheme, an employee is given the right to subscribe for new shares in the company at a future date at a price that is usually fixed when the share options are awarded. The accounting problem: the award of share options to an employee is a reward for services given by the employee. जो वो सर्विस दे रहा है उस सर्विस की रिवार्ड में ही हम उसको कह रहे हैं चलो हम आपको शेयर्स देंगे। If the employee is rewarded with a cash bonus, the cost of the cash bonus would be included in total employment costs and charged as an expense in the relevant accounting period. The problem in the past with accounting of share options was that those share options are a similar type of reward or services. For the services, the cost of the options were not charged as an expense in the statement of profit and loss account. An award of share options of an employee is considered in consideration given by the entity to the employee in return of the employee services. Before IFRS 2 was published, this was not accounting for. अच्छा जब IFRS 2 आ गया तो इसने आगे क्या किया? एज अ फॉलोइंग सेक्शंस एक्सप्लेन द डिटेल IFRS 2 रूल्स ऑफ ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट रिजल्ट इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब देखने क्या प्रॉफिट ऑफ द एक्सपेंस कैसे बुक होगा हम अब देखेंगे। कंट्रोवर्सी क्या है जिसमें व्हेन द स्टैंडर्ड वाज इन इट्स डेवलपमेंट फेज many argued that were there was no expense because no cash passes hands. However, IFRS 2 is based on the concept that the expenses represent a consumption of benefit that usually happen to be measured in terms of cash costs, but need not in all cases. IFRS 2 expenses represents the consumption of benefits of employee services. चलिए ये तो थोड़ी सी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाब। मेन हमारा जो स्ट्रीम था इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। पहला पॉइंट कि हम उसको शेयर्स में शेयर सेटल करेंगे अपनी पेमेंट्स को, चाहे वो हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं चाहे वो हम सप्लायर्स को दे रहे हैं। तो फिर हम क्या तरीके का होगा वो हम सारा भी डिस्कस करेंगे। कहता है when an entity acquires goods and services, it must measures them at fair value with corresponding in एक case। क्या करेंगे आप? फेयर वैल्यू पर उसको लाएंगे गुड एंड सर्विसेज को, गुड एंड सर्विसेज डेबिट हो जाएगा और आपका क्रेडिट क्या होगा? इक्विटी क्रेडिट होगा। और किस पे होगा? फेयर वैल्यू पे होगा। ठीक है जी। तो ये आपने फेयर वैल्यू आपको चाहिए होगी यहाँ पे। दिस राइजेस सेवरल इश्यूज। क्या इशू है जी? हाउ शुड द फेयर वैल्यू मेजर्ड? तो अभी हमने बात कर ली कि जो फेयर वैल्यू है वो इसका जो स्टैंडर्ड है ओरिजिनल IFRS 13 उसके हिसाब से मेजर नहीं होगी। तो इसके मेजरमेंट का तरीका यहीं पे इसी स्टैंडर्ड में हमें मिलेगा। अच्छा जी। व्हेन शुड द फेयर वैल्यू शुड मेक? कब मेजर होगी? तो वो भी हम देखेंगे किस तरह मेजर करनी है। जिस टाइम परचेज हो रही है, जिस टाइम मटेरियल रिसीव हो रहा है, या जिसने पेमेंट हो रही है, कब कब हम इसको किस किस डेट की फेवर चाहिए? फेयर वैल्यू जगह फेयर वैल्यू तो डिफरेंट डेट पे डिफरेंट होगी, तो हमको कौन सी चाहिए? व्हेन शुड ट्रांजैक्शंस बी रिकॉग्नाइज? तो ट्रांजैक्शन जो है आपने कब रिकॉग्नाइज करनी है? कब रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? कब आपने एक्सपेंस बुक करना है, कब आपने एसेट्स बुक करना है, कब आपने जनरल एंट्री पास करनी है। इसका मतलब ये है। इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन एफआईएस टू distinct between transactions with employees and ट्रांजेक्शन विद अदर पार्टीज। तो कहता है आप डिस्टिंग करें कि वो जो ट्रांजेक्शन आप वर्कआउट करने जा रहे हैं वो आप एम्प्लॉय के साथ कर रहे हैं या वो आप अपने सप्लायर के साथ कर रहे हैं। IFRS 2 परचेज समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। क्या टेबल है जी?
कहता है जनाब, हाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन मेजर्ड, फेयर वैल्यू कैसे मेजर होगी? जब अदर पार्टी के साथ होगा तो विद द रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो गुड एंड सर्विस की जो फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से मेजर होगी। मेरे शेयर्स की मार्केट प्राइस कुछ भी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं फेयर वैल्यू कैसे मेजर करूंगा? जो मैं गुड एंड सर्विसेज लेके आया हूँ, जो उसकी फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से मैं उसकी अपनी फेयर अपने शेयर्स की फेयर वैल्यू मेजर करूंगा। जो अगर ट्रांजेक्शन इम्प्लाई के साथ हो रही है तो क्या होगा, विद द रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। कहता है जिस डेट को आप उसमें ग्रांट कर रहे हैं, उस डेट को जो है वो आप जो है वो फेयर वैल्यू को मेजर करेंगे अगर वो इम्प्लाई के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें हम, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है देखें जी, होता ये आज टुडे क्या है, ये हमारा जो है वो आज क्या डेट है, आज 1 फर्स्ट 2022 है। मैंने कहा कि जो इम्प्लाई मेरे साथ 2023 का एंड हो जाएगा 31/12 31/12 2024। मैंने कहा कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इस डेट में मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने एम्प्लॉइज का कहा कि जो एम्प्लॉइज मेरे साथ 3 साल तक मेरे साथ मेरे ऑफिस को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो 3 साल के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे इनको हर एम्प्लॉइज को 1,000 शेयर दूंगा अपनी कंपनी का। ठीक है, तो मैंने डिसीजन कब लिया? डिसीजन मैंने यहाँ पे लिया 1 जनवरी 2022 को, कि जो एम्प्लॉइज मेरे जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक मेरे साथ रहेंगे, उनको मैं इस डेट पे जाके जो है वो अ, अपनी कंपनी के 1,000 शेयर हर एम्प्लॉय को दूंगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो डेट है इसको आप बोलते हैं ग्रांट डेट। ठीक है, और ये जो डेट है इसको आप बोलेंगे एक्सरसाइज डेट। और आपने जो पीरियड मोड़ा है इसको बोलेंगे, जो हमने वेस्टिंग पीरियड। और हम ये कंडीशन लगाई है कि 3 साल तक बंदे रहना है, इसको बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लगाएंगे ये वेस्टिंग कंडीशन आपकी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आपसे क्या बात कर रहा है? स्टैंडर्ड बोल रहा है कि विद द रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। तो आपने ग्रांट किस डेट को किया? आपने ग्रांट तो इस डेट पे की है ना, तो ये आपकी ग्रांट डेट है। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू है इस वैल्यू की वो बात कर रहा है। अब क्या होगा, देखिए फेयर वैल्यू तो हर जगह डिफरेंट होगी। अगर सपोज करें यहाँ मेरी शेयर की फेयर वैल्यू 100 रुपये है, हो सकता है यहाँ पे 120 हो जाए, हो सकता है यहाँ पे मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपये हो जाए, हो सकता है इस डेट पे मेरे शेयर की वैल्यू 5 रुपये हो जाए, कुछ भी हो सकती है। तो फेयर वैल्यू तो जगह जगह चेंज हो रही है। तो स्टैंडर्ड कहता है आपको कौन सी फेवर चाहिए, आपको चाहिए ग्रांट डेट की। तो जो ग्रांट डेट पे फेवर लिया है उस फेवर को आप उठाएंगे। ठीक है जी, उसको कहता है व्हेन द ट्रांजेक्शन मैयर, ट्रांजेक्शन मैयर कब होगी? एट द डेट व्हेन द गुड एंड सर्विसेज रिसीव। तो जिस डेट आप रिसीव कर रहे हैं उस डेट को आपने एंट्री पास करनी, उस डेट की फेवर लेनी है आपने। और इम्प्लाई में एट द डेट व्हेन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, तो जिस डेट को आप ग्रांट कर रहे हैं। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा एक्सपेंस ये है, अगर मुझे 1,000 शेयर देना है एक भाई को, तो मैं कहूंगा आज की वैल्यू 100 रुपये है, तो मेरा खर्चा कितना है? मेरा खर्चा कितना है? 1,00,000 रुपया। मैं 1,00,000 से एंट्री पास करूंगा, मेरा एक्सपेंस 1,00,000 है। अब एक्सरसाइज डेट पे अगर शेयर 5 रुपये का हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 शेयर जरा 5, तो मेरा खर्चा क्या 5,000 है? नो, स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ये खर्चा नहीं है आपका, आपका खर्चा तो 1,00,000 है। आपका एक्सपेंस तो हो गया, ग्रांट डेट पे ही हो गया। तो आप जो ट्रांजेक्शन एंट्री पास करेंगे वो 1,00,000 से पास करेंगे, ना कि आप 5,000 से पास करेंगे। उसका कहता है जी व्हेन द ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज व्हेन द मटेरियल रिसीव्ड एट द ग्रांट डेट। तो वही बात होगी कि ग्रांट डेट पे जो आपके 1,00,000 रुपए खर्चा है वो आप बुक कर रहे हैं, आप 5,000 का खर्चा बुक नहीं कर रहे हैं एक्साइज डेट पे। नो वेस्टिंग कंडीशन, अगर वेस्टिंग कंडीशन कोई नहीं है। अगर वेस्टिंग कंडीशन है तो कहता है एट द सर्विसेज रेंडर्ड ओवर द पीरियड। तो फिर अब क्या करें, अब इस खर्चे को डेफर्ड कर लें। अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं है, वेस्टिंग कंडीशन कोई नहीं, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने यहाँ पे कहा कि जनाब जो मेरे एम्प्लॉइज हैं मैं सबको शेयर दूंगा आज,
तो कोई कंडीशन ही नहीं है। कब दूंगा शेयर? 3 साल के बाद दूंगा। तो ये कंडीशन आ गई कि 3 साल तक जो मेरे साथ काम करेगा उसको दूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ चलो 3 साल के बाद दूंगा शेयर, सबको दूंगा, कोई शर्त नहीं है 3 साल बाद मेरे साथ लगे रहो, जो छोड़ के चला गया उसको भी दे दूंगा, तो वो कंडीशन नहीं होगी, तो आज की डेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगा दूंगा तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है कि इसको आप डेफर्ड कर दें, एज अ सर्विस रेंडर्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो क्या होगा? डेफर्ड करेंगे आपको। सब इस डेफर्ड का मतलब क्या है, जरा थोड़ा सा इसको देखेंगे कि क्या मतलब क्या है इसका डेफर्ड का। देखिए जी, मेरा खर्चा हुआ 1 लाख। मैंने कहा मेरा यहाँ पे, मैंने कहा 1,000 शेयर देने हैं 100 एम्प्लॉइज को, 100 रुपये इसकी वैल्यू, तो मैं कहा 1 लाख रुपया खर्चा बुक करूँ। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप ऐसा करो, इस खर्चे को, क्योंकि ये खर्चा जो है आपने शेयर कब देने, 3 साल के बाद देने, तो आप क्या करें, आप इसको 3 पे डिवाइड करके हर साल बुक कर लें। आप इसको 3 पे डिवाइड करें और 3 साल का खर्चा बुक कर लें। आपको वो एक्सपेंस डेफर्ड करा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज करें मैं पॉलिसी, मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ मैं शेयर नहीं देने, मैं कैंसिल करता हूँ स्कीम को, तो फिर तो क्या मैं 30,000 का खर्चा बुक नहीं करूंगा? करूंगा। तो फिर मैं 30,000 का खर्चा भी यहीं पे बुक करूंगा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप इस खर्चे को डेफर्ड कर दें। उसने ये नहीं कहा कि अगले साल अगर पॉलिसी चेंज हो गई तो आप इस खर्चे को खत्म कर दें। खर्चा तो आपको सारा या बुक करना ही करना है, लेकिन ये एक ऑप्शन आपको देता है स्टैंडर्ड कि यार इसको डेफर्ड कर दो। लेकिन अब उसका डेफर्ड का मतलब ये कभी नहीं होगा कि मैं अगर पॉलिसी चेंज कर देता हूँ तो मेरा खर्चा खत्म हो गया, खर्चा नहीं करूंगा। खर्चा तो आपको बुक करना पड़ेगा। अगर मैं तीसरे साल जाके प्लान चेंज कर देता हूँ कि यार मैं नहीं देता शेयर, तो फिर उस ने कहता है जब आपने ना शेयर नहीं देने ना दो, लेकिन खर्चा तो पूरा बुक करो। खर्चा जो आपने 1 लाख रुपए का किया हुआ उसको आप 3 साल में डिवाइड करके ला रहे हो, तो जितना 2 साल में बुक हो चुका जो तीसरे साल का बुक नहीं कर रहे उसको, लेकिन आप क्यों नहीं बुक कर रहे? आपको तो मैंने देना नहीं है। वो कहता है वो देना है या नहीं देना तो बात की बात है, लेकिन पहले खर्चा तो पूरा बुक करो। तो आप क्या करेंगे? आप P&L को तो चार्ज करेंगे, पूरा 1 लाख रुपए तो चार्ज होना ही होना है, चाहे वो 3 सालों में हो, चाहे वो 2 सालों में हो, चाहे वो 1 साल में हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन दी है कि यार चलो आप इसको डेफर्ड कर लो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इसको आप जो है वो बुक नहीं करोगे। बुक तो करना पड़ेगा, चाहे वो स्कीम कैंसिल ही क्यों ना हो जाए, एक्सपेंस तो पूरा पीरियड को बुक करने ही करना है आपको। ठीक है जी, तो ये जैसे एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है कि आप स्कीम चेंज होगी तो खर्चा बुक करना बंद कर देंगे। खर्चा तो आपको पूरा बुक करना है। ठीक हो गया जी, तो ये बातें हमने यहाँ पे कर ली। आगे जाते हैं जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है जी? देयर आर टू पॉसिबल अप्रोचेस विच कुड बी फॉलोड टू मेजर फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखिए वो आपसे फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, कहते हैं टू टू दो अप्रोचेस आपके पास है फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की। नंबर 1 क्या है? estimate fair value of the debt. This is known as direct measurement. This use the fair value of the goods and services themselves. तो कहता है कि पहला तरीका क्या है कि जो आप गुड एंड परचेस करके लाए हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है उस पे ही आप अपनी इक्विटी को वैल्यू कर लें। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मैंने 1 लाख रुपए का मटीरियल परचेस करके लाया हूँ। उसने कहा आपने कितने शेयर देने? मैंने कहा जी मैंने 1,000 शेयर देना। तो उसने कहा ठीक है, पर शेयर आपकी वैल्यू क्या आ गई? फेयर वैल्यू 100 रुपये आ गई। आपको नहीं पता कि आपकी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, मैं हो कि मार्केट वैल्यू 10 रुपये हो, लेकिन वो कहता है कि आप इसको, आप जो गुड एंड सर्विस आपने ली है उसके हिसाब से अपनी फेवरी बुक कर लें। दूसरी ऑप्शन क्या है? देयर इज अ रिबटेबल presumption that this can estimate reliably. रिबटेबल मतलब क्या? जिसको चैलेंज किया जा सके। ठीक है, तो रिबटेबल presumption क्या है कि दैट दिस कैन बी एस्टिमेट reliably, कि इसको रिलायबली जो है एस्टिमेशन होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेशन होना चाहिए इसका। इट मस्ट बी यूज except for those rare cases in which the fair value of the goods and services received cannot be estimated reliably। लेकिन अब बाजू का आप कहते हैं यार ये वैल्यू आपने 10 रुपए की चीज आपने 100 रुपए लगा दी है, तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। ट्रांजेक्शन विद द एम्प्लाई। अब एम्प्लाई के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें तो कोई आप कोई चीज परचेज नहीं कर रहे, आपने तो उसको ऑप्शन दिए कि यार 3 साल तक काम करो, मैं आपको जो है, अब उसके सर्विस की वैल्यू कितनी है आप उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो फिर उसमें क्या है, फिर आपको जो है खुद आपको एक एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। वो कैसे लेना पड़ेगा? कहता है estimate the fair value of the equity instrument credited it, this is known as indirect method, indirect measurement. This use the fair value of the equity instrument themselves। तो आपने इक्विटी वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है शेयर्स की, वही यूज करनी है।
It must be used when the fair value of goods and services cannot be estimated reliably the transaction with the employee. ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगर आपको आप गुड एंड सर्विस सब लेके आए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप गुड एंड सर्विस लेके आए, उसकी जो फेयर वैल्यू थी उसके हिसाब से आपने अपनी जो है फेयर वैल्यू मेजर की। लेकिन अगर आप कहते हो कि जो मैं गुड एंड सर्विस लेके आया हूँ उसकी जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू एस्टिमेट जो है वो रिलायबल नहीं है, मैं इस फेयर पे रिलाई नहीं कर सकता, तो फिर वो स्टैंडर्ड कहता है कि आप देखें फिर आपके अपने शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, आप उसके हिसाब से जो है उसको उसकी फेयर वैल्यू बुक करें। तो ये तरीका था यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडर्ड में कि आईएफएस कहता है, आईएफएस 2 कहता है कि आपने इस तरीके से फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ना कि आपने आईएफएस 13 को यूज करते हुए जो है वो फेयर वैल्यू का जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। उसका भी जवाब, आपकी फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, उसका जवाब यहाँ पे आ गया। अब कहता है मेजरमेंट डेट क्या है। मेजरमेंट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया, यहाँ मई में डेट देखें, हमारी मई में डेट क्या है, वो ग्रांट डेट है। या मई में डेट क्या है हमारी, वो आफ्टर 1 ईयर है। क्या मई में डेट जो है एट द रेट ऑफ फाइनल डिलीवरी है, एक्सरसाइज डेट है। तो ये आपको देखना है पहले कि मई में डेट क्या है, क्योंकि हर डेट पे जो है फेयर वैल्यू डिफरेंट होगी। द मई में डेट इज द डेट एट विच द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इज मेजर्ड फॉर द पर्पस। तो जिस डेट पे ग्रांट हो रहा है, ठीक है जी, तो ग्रांट डेट जो है वो तो ये थी हमारी। ठीक है जी। तो ये जो हमारी ग्रांट डेट है इसकी बात कर रहा है कि इस डेट ही को मई में डेट करने है, यही डेट जो है ये मई में डेट है आपकी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मई में डेट हो सकता है कि ये हो, ठीक है ना, नहीं ये नहीं हो सकती। मई में डेट में हमेशा ग्रांट डेट ही होगी, उस स्टैंडर्ड में बता दिया है। अब कहते हैं मई में डेट इज द ग्रांट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विद implies or other providing similar services, the date on which the goods are obtained or services received for transactions with parties other than implies those providing similar services। ठीक है जी। तो हमेशा याद रखें कि मई में डेट जो है वही ग्रांट डेट को आप मई में डेट बोलेंगे। Measurement of fair value of equity instrument granted. This is needed when the indirect method is used. When shares or share options are granted to implies, fair value is measured taking into account all relevant term and condition upon which the equity instrument are granted. Grant of shares. The market price of the share is used if the share price are not publicly traded. An estimated market price should be used adjusted to take into account the term and conditions upon which the shares are granted. ऑप्शंस के बारे में कहता है जनाब, द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस granted is measured at market price traded with the similar term and conditions. In most cases, there will not be a traded options with the similar term and conditions because of options granted are subject to term and conditions that do not apply to the trading options. For example, typically implies shares options are non-transferable, subject to vesting conditions, fair value, then estimated applying options pricing model. वो क्या बात कर रहा है, थोड़ा इसको थोड़ा सा समझे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है ये आपको ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, इस पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आई के अपने क्वेश्चन टेस्ट किए हुए हैं। और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व नहीं होंगे। वो क्या कह रहा है आपको, वो ये कह रहा है, देखें जिस तरह आपकी ग्रांट डेट है, हमने बात की है हमारी ग्रांट डेट है, ठीक है जी, हम इस ग्रांट डेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रांट डेट है, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, ग्रांट डेट पे जो है वही आपकी मेजरमेंट डेट है। अब इस डेट पे मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ फेयर वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसी फेयर वैल्यू में मैंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसी फेयर वैल्यू में मैंने पूरा एक्सपेंस बुक करना है, उसी एक्सपेंस को मैंने डेफर्ड करना है अगले सालों में। तो सब काम तो मुझे इसी फेयर वैल्यू पे करना है। अब वो कहते हैं ये फेयर वैल्यू कौन सी होगी, वो कहते हैं ये फेयर वैल्यू कौन सी होगी, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगी, शेयर ऑप्शन। अब वो कहता है मसला ये है कि आपने फेयर वैल्यू ऑप्शन ले लिया, मार्केट में ऑप्शन लेने जाते हैं, तो अब आप ऑप्शन की प्राइस क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑप्शन क्या होगी कि वो जो मार्केट में ट्रेड कर रहा हो,
अब आपने एक कंडीशन रखी, आपने कहा जनाब मेरे साथ बंदे जो है 5 साल तक काम करते रहेंगे, मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा, मेरे मेरे कंपनी का शेयर, तो डिफरेंट कंडीशन आपने लगा दी, वेस्टिंग कंडीशन लगा दी। अब उस अगर वो कंडीशन आप लगाएं और उस कंडीशन में मार्केट में जाके देखें तो मार्केट में ऐसी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, इतनी कस्टमाइज्ड ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो अब आप कौन सा फेवर यूज करेंगे? वो कहता है अब आप क्या करेंगे, आप इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि इस डेट की जो फेयर वैल्यू है इसमें से आप माइनस करें एक्सरसाइज प्राइस। ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसको आप कहेंगे कि ये मेरी फेयर वैल्यू है। अब इस पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कब? जब आपको ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मालूम नहीं है। लेकिन अगर मुझे ग्रांट डेट पे क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी दी हुई है, मुझे इंट्रिंसिक प्राइस भी दी हुई है, मुझे फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस भी दी हुई है अपने अपने शेयर्स की ग्रांटेड की, मुझे एक्सरसाइज प्राइस भी दी हुई है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को डिनाई करते हुए सिर्फ वो वैल्यू लूंगा जो मुझे ये वाली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कभी हम करेंगे कुछ पास। उसने क्या किया, उसने कहा जी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, 100 रुपये है। फिर उसने कहा जनाब ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो 90 रुपये है। फिर उसने कहा जनाब जो एक्सरसाइज प्राइस है उसकी जो है वो आपकी 50 रुपये। अब उसने आपको ये ऑप्शन दे दी। अब आपने कंफ्यूज हो जाना है कि यार मैं कौन सी प्राइस उठाऊं, मैं किस प्राइस पे जो है वो कैलकुलेट करूं ग्रांटेड एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आंखें बंद करके जो है इस प्राइस को उठाना है। ये इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको आप इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अगर आपको ये प्राइस नहीं दी हुई तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट जो है इस पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं दी हुई, आपको ये भी नहीं दिया हुआ, तो फिर हम 90 रुपये पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले ही वैल्यू गलत उठा ली तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वो सारी बातें वो यहाँ पे इन पैराग्राफ्स के अंदर इसने की है। तो आप जब ये वीडियो देखेंगे नहीं समझ आएगी, दोबारा जाकर वीडियो को देखें और इस फिर इस पैरे को पढ़ें, आपको चीज समझ आ जाएगी कि मैंने आपको क्या कहा है। उसको कहता है जनाब, वो कहता है जनाब आपको जब फेयर वैल्यू निकालनी है तो फेयर वैल्यू जो एस्टिमेट करनी है वो उसके लिए जो मेथड है वो आपने क्या करने हैं, वो ब्लैक शोर मेथड है, और या बाई नॉमिनल मॉडल जो है, इसके जरिए जो है वो आप जो है वो ऑप्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आप नहीं निकालेंगे, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो मार्केट वाले बंदे निकालेंगे जाके, हमें तो क्वेश्चन में दी होगी। अब आप ये कहें जी हमें ये मेथड्स का है, तो ये मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इससे हमारा कोई लिंक भी नहीं है। लेकिन वो बता देता है कि जब ये मेथड जो है वो अप्लाई जब करते हैं, इन अप्लाइंग द मेथड मॉडल एंटिटी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द रेलेवेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर क्या है कि जनाब एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन क्या है, लाइफ ऑफ द ऑप्शन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो जब जो जो ये मॉडल अडॉप्ट करते हैं उनको पता नहीं चाहिए, हमें इससे कोई लिंक नहीं है। हमें तो क्वेश्चन जब देगा तो वो बता देगा ये फेयर वैल्यू और शेयर ऑप्शन जो है वो इतनी है, हमें तो उससे ताल्लुक है बस। वो नहीं दी हुई तो फिर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू माइनस माइनस उसकी एक्सेस प्राइस। एक्सेस प्राइस बाय दी हुई है माइनस करते, नहीं दी हुई तो नहीं माइनस करनी, वो जो फेयर वैल्यू दी हुई है उसी में अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन एग्जांपल्स आपने कैसे देनी है वो दे रहा है आपको। सॉरी, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज होगा, सॉरी। जनाब कहता है ऑफन व्हेन द equity instrument are granted, they are subject to conditions that must be satisfied before counterparty becomes unconditional entitlement of the instrument। तो जो conditions दी हुई है वो आपको फॉलो करनी है सारी। These are known as vesting conditions। The period during which the vesting conditions are met are called vesting period। ठीक है जी। हमने कहा ठीक है 3 साल तक काम करना है आपने, तो ये 3 साल का जो पीरियड है इसको वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे। और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब 3 साल तक आप हमारे साथ काम करते नहीं, आप रिजाइन देके नहीं गए, तो हमारी वेस्टिंग कंडीशन पूरी हो जाएगी। नॉन वेस्टिंग कंडीशन क्या है जी?
if the counterparty is not required to complete a specified period of service before becoming unconditional entitled for the equity instrument, they are set to be vest. तो अगर आपको कंडीशन नहीं दी हुई है 3 साल की, तो वो उसी दिन जो है वो सारा एक्सपेंस बुक हो जाएगा, उसको हम डेफर नहीं कर सकेंगे. In the absence of evidence of the contrary, the entity must presume that service rendered by the counterparty as concessions for the equity instrument have been received. In this case, the entity must recognize the service in full on the current date. तो आप current date को ही सारा expense book कर देंगे, उसको defer नहीं करेंगे. Vesting conditions क्या है जी? IFRS 12 distinct different category of vesting conditions. These are क्या है जी? Service conditions which require the counterparty to complete specified period before the option vest. तो हमने कहा था 3 साल तक करो, तो ये सर्विस कंडीशन है. परफॉर्मेंस कंडीशंस क्या है? which required the counterparty to complete the specified period of service and specified performance target in the mid. तो हमने कहा जी आपने 3 साल तक के अंदर अंदर जो प्रॉफिट जो है वो 1 महीने से उठा के 4 महीने तक ले जाना है, तो ये परफॉर्मेंस कंडीशन है. हमने कहा जी जनाब आप हमारे शेयर की वैल्यू जो आज 50 रुपये पर शेयर है, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जो है ये शेयर इसकी वैल्यू जो है वो 200 रुपये होनी चाहिए पर शेयर, तो फिर हम आपको शेयर अडॉप्ट कर देंगे. तो ये भी हमारी परफॉर्मेंस कंडीशन है. अब वो कहता है देयर आर टू बेस कैटेगरी परफॉर्मेंस कंडीशन, वन मार्केट कंडीशन एंड नॉन मार्केट कंडीशन. तो जब मैंने कहा कि देखो जनाब मेरे शेयर्स की वैल्यू जो है वो आज से 3 साल बाद जो है वो 150 रुपए से 200 हो जानी चाहिए, तो ये क्या कंडीशन है? ये मार्केट कंडीशन है. परफॉर्मेंस तो है लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर मार्केट कंडीशन है. अब ये जो मार्केट कंडीशन होती है यहाँ पे स्टैंडर्ड में कह रहा है कि मार्केट कंडीशन जो है इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम न्यूमेरिकल्स में इग्नोर कर देंगे. क्यों? जब हमने इसकी फेयर वैल्यू निकाली ग्रांट डेट में, तो हमने इस कंडीशंस को इसका जो रिस्क था वो इनकॉर्पोरेट कर लिया हुआ है. तो ये जस्ट एक आपको जहां संजय का एज ए इंफॉर्मेशन आया है, इसको आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस कंडीशंस को आपने इग्नोर कर देना है. आप सपोज करेंगे कंडीशन जो है हमारी पूरी हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है, तो जब भी आपको मार्केट कंडीशन मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको इग्नोर करेंगे. क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो फेयर वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है ग्रांट डेट पे या मेजरमेंट डेट पे, उस वेस्टिंग का इफेक्ट जो है उसमें डाल दिया गया. जो रिस्क था वो उसके अंदर कैप्चर कर लिया गया. उसका कहता है नॉन मार्केटिंग कंडीशन. नॉन मार्केटिंग कंडीशन को आपने इनकॉर्पोरेट करना है. आपको उसने कहा देखें जी आप आपका हम दे रहे हैं 2022 है, 2023 है, 2024 है. अब मैंने कहा देखो जी आपको जो प्रॉफिट है वो इस साल जो है 1 मिलियन है, तो अगले साल 2 मिलियन हो जाना चाहिए और उससे अगले साल 3 मिलियन होना चाहिए. तो मैं आपको जो है यहाँ पे तीसरे साल शेयर्स दूंगा. अब हमने देखा कि पहले साल तो 1 मिलियन हो गया प्रॉफिट, तो हमने क्या किया? हमने पहले साल का एक्सपेंस पूरा एक्सपेंस कैलकुलेट किया, उसको 3 पे डिवाइड करके पहले साल का बुक कर लिया. दूसरे साल जब हम गए तो हमें पता लगा जनाब ये तो टारगेट मीट ही नहीं हुआ. हमने प्रॉफिट जो लिया है वो 2000 के लिए ही नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो पिछले साल एक्सपेंस बुक किया होगा उसको भी रिवर्स कर देंगे. ठीक है जी. तो जो पिछले साल एक्सपेंस बुक होगा बजाय एक्सपेंस बुक करने के पिछले साल का एक्सपेंस बुक कर लेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हुई. ठीक है. तो जैसे ही हमारी मार्केट कंडीशन जब पूरी नहीं होगी तो पिछला एक्सपेंस भी रिवर्स कर देंगे. तो नॉन मार्केट परफॉर्मेंस टारगेट जो है उसको आपने अब जो है वो कंसिडर करना है अपनी कैलकुलेशन करते हुए, लेकिन जो मार्केट कंडीशंस हैं उसको आप इग्नोर कर देंगे. उसको हम कहेंगे चलिए वो पूरी हो चुकी है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं. दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ईच टाइप ऑफ कंडीशंस affect the contract treatment of equity share based payment but in different ways. वो क्या है जी? पहले जी डेफिनेशन लेता है, कहता है ये एनी कंडीशंस दैट रिलेट्स टू शेयर प्राइस. तो आपने जिस तरह भी बात की ऊपर के शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो हम आपको शेयर्स देंगे, तो ये मार्केट कंडीशंस है. इसके ऑपोजिट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द एंटिटीज ऑपरेशंस और एक्टिविटीज. ऑपरेशन और एक्टिविटीज क्या है? मैंने कहा जी इस साल आपने 1 लाख यूनिट सेल किया, अगले साल आप जो है वो 1.5 लाख यूनिट सेल करेंगे, उससे अगले साल आप जो है 2 लाख यूनिट सेल करेंगे. मैंने कहा जी अब प्रॉफिट जो है इस साल जो है 1 मिलियन हुआ है, अगले महीने प्रॉफिट 2 मिलियन होना चाहिए, उससे अगले साल प्रॉफिट 3 मिलियन होना चाहिए. तो ये क्या है? ये सारी आपकी जो है वो नॉन मार्केट कंडीशन है. एग्जाम्पल्स में वो क्या कह रहा है? कहता है इंक्रीज इन शेयर प्राइस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू. ठीक है जी. हमने कहा आज प्राइस 100 रुपये है, कल प्राइस की अगले साल इसकी प्राइस जो है 110 रुपये जानी चाहिए.
total shareholder returns to a specified percentage. Total shareholder returns refer to dividend and share value. Increase in profitability of the specified period, launch a new product, achieving quality improvement. तो ये उसके एग्जांपल्स हैं आपकी मार्केट एंड नॉन मार्केट की कंडीशंस की. उसको कहता है जी हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द कंडीशन इफेक्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. आपने कहा कि इसको कैसे पता चलेगा कि आपको कि आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है या प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, उसका इफेक्ट कैसे लेगा अकाउंट्स पे, वो हम देखते हैं. कहता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशंस इज मेजरमेंट एट्रीब्यूट. ये मेजरमेंट एट्रीब्यूट, इसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना, इसका इफेक्ट नहीं लेके आना आपने कि जनाब मेरे शेयर्स की वैल्यू नहीं आ रही तो मैं एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा, तो मुझे एक्सपेंस बुक करना ही करना है. मैंने इसको मैंने कहा मैं मार्केट कंडीशन को इग्नोर करने का, इसका इफेक्ट ऑलरेडी फेवरेबल ले चुके हैं. तो ये जब मेजरमेंट एट्रीब्यूट है, ये रिकॉग्निशन एट्रीब्यूट नहीं है. इसके ऑपोजिट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशंस आर रिकॉग्निशन एट्रीब्यूट है. ये आपको रिकॉग्नाइज करना है. अगर ये कंडीशन मेट नहीं होगी तो एक्सपेंस नहीं बुक करेंगे, लेकिन अगर मार्केट कंडीशन मेट नहीं हुई होगी तब भी हम एक्सपेंस बुक करेंगे, क्योंकि वो एक जस्ट एक मेजरमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं. ठीक है जी. कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशन is taken into account when measuring the fair value of the instrument at the grant date. तो जब grant date पे मैंने fair value कैलकुलेट की तब मैं उसका इफेक्ट ले चुका हूँ, इस कंडीशन का इफेक्ट ले चुका हूँ. अब मुझे बाद में इसको इग्नोर करना है. Subsequent changes in the probability of meeting the conditions have no impact and to be ignored. अब बाद में पता लगा यार नहीं है, मार्केट वैल्यू बढ़ ही नहीं रही इसकी, डजंट मैटर, उसको आप इग्नोर करते हैं. यहाँ पे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशंस प्लेज नो पार्ट इन मेजरिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट. तो ग्रांट डेट पे जब मैंने फेयर वैल्यू मेरी की तो मैंने इस कंडीशन का इफेक्ट नहीं लिया. सब्सिक्वेंट क्या होगा, जब चेंजेस आएगी इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशंस हैव नो इंपैक्ट एंड आर इग्नोर्ड. अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे तकरीबन ये सेम ही है, दोनों की वर्डिंग देखें, दोनों की वर्डिंग सेम ही लिखी यहाँ पे. सब्सिक्वेंट जो चेंज आ रहा है, in the probability of meeting the conditions have no impact and to be ignored. यहाँ पे इग्नोर नहीं करना, वो सिर्फ मार्केट कंडीशन में इग्नोर करना, यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करना आपने, इसका आप इफेक्ट लेंगे. इम्पैक्ट ऑफ द probability of achieving the conditions on the accounting treatment. अकाउंटिंग में क्या होगा, चाहिए किस पे ट्रीटमेंट था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. इम्पैक्ट क्या है इसका, इम्पैक्ट क्या आएगा जनाब, इम्पैक्ट इसका ये आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशंस इज मेजरमेंट एट्रीब्यूट. तो मेजरमेंट एट्रीब्यूट ये रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको मेजरमेंट में लेके जाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशन इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेजरिंग द फेयर वैल्यू. वही बात जो ऊपर करके गया है, ये सारी बातें ऊपर ही करके गया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशंस प्लेज नो पार्ट इन मेजरिंग द फेयर वैल्यू. ठीक है जी. सब्सिक्वेंट चेंज इन द प्रोबेबिलिटी मीटिंग द कंडीशंस इनटू अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे कहता है इनटू अकाउंट करना है, यहाँ पे वो कहता है इनटू अकाउंट नहीं, इंपैक्ट नहीं करना. एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, जहां पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, इसको हमने इनटू काउंट करना है. नॉन मार्केट कंडीशंस हैं उसको हमने इफेक्ट लेना है. नॉन जो मार्केट कंडीशन है उसको हम इग्नोर करेंगे. क्लियरिटी देखेंगे क्या दे रहा है हमें, ये इतनी बातें तो कर लेनी है और मजीद क्लियर कर रहा है हमें. कहता है जी द मार्केट कंडीशंस is any condition that relates to share price. Any other type of condition is non market condition. तो शेयर प्राइस से रिलेटेड रेवेन्यू जो है, क्योंकि हमने इसका इफेक्ट शेयर वैल्यू पे लेना है, शेयर प्राइस की जो फेयर वैल्यू है एट द ग्रांट डेट उस पर इफेक्ट लेना है. तो वो कहता है ये जो कंडीशन है ये शेयर प्राइस से ही रिलेट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ए परफॉर्मेंस कंडीशन माइट बी दैट द शेयर्स will vest as long as an employee stay with the company for 3 years from the grant date and the share price increased 20%. वो कहता है एम्प्लॉय का जो शेयर प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज होनी चाहिए हर साल. The probability of achieving the market condition is taken into account when the estimating the fair value of the equity instrument granted. Subsequent changes in the probability no part in the recognition. तो recognize इसको नहीं करेंगे. For clarity, this means that an options may not vest due to failure to meet the market conditions.
but an expense is recognized if the conditions has been met. ठीक है जी. Basic calculation model क्या है? The vesting period will usually cover several reporting periods. If the grant of shares options is conditioned upon the completion of 3 years service recognized in the is the base on the assumption that the service rendered by the employee in considerations for these share options will received over the 3-year vesting period. The function of the total equity settled share-based payment expense that relates to the reporting period is recognized in that period. This continued till the end of the vesting period. वो कहता है उसको जो है वो उसको एक्सपेंस को जो है वो डेफर्ड कर देंगे. एग्जांपल दे रहा है जनाब, कहता है एक्स लिमिट जो है उसका जो है वो कंपनी का ईयर जो है वो 31 दिसंबर क्लोज होता है. 1 जनवरी ईयर 1 में क्या हुआ, उसने कहा मैं 100 शेयर दूंगा 500 एम्प्लॉइज को. हर एम्प्लॉय को जो है वो 100 शेयर मिलेगा. Each grant is conditional upon the employee working X limited over the next 3 years. वो कहते 3 साल तक जो है आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा. तो मैं जो है मेरे पास 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. मैंने कहा 500 एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये 500 एम्प्लॉय जो है मेरे साथ 3 साल तक काम करते रहे तो हर एम्प्लॉय को 100 शेयर जो है वो दूंगा. एट द ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू, आज की डेट क्या है, आज ग्रांट डेट में जो फेयर वैल्यू दी हुई है उसने वो आपकी जो है वो 15 रुपए है. The X Limited estimate that 20% of the employees will leave over the vesting period and 80% of the employees will receive the. तो कहता है चांसेस क्या है कि 500 में से 20% जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, बाकी जो 80% बचेंगे उनको हम जो है वो शेयर देंगे. Assume that the estimate of the leaves does not change and is correct. वो कहता है करेक्ट ये हुआ कि 3 साल जब होंगे तो वो 80% जो है लोग हमारे पास काम करेंगे, तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ओवर द वेस्टिंग पीरियड एज फ्लोज. क्या होगा पहले साल में क्या होगा, हर साल क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा. आपने कहा 500 एम्प्लॉइज थे, 80% वापस रहेंगे तो उसका 80% लेंगे, 100 ऑप्शन देंगे, फेयर वैल्यू कितनी है 15 रुपए है, तो टोटल एक्सपेंस कितने साल का आया, 3 साल का आया, उसको 1/3 कर देंगे तो 1 साल का एक्सपेंस आ जाएगा. ठीक है जी. तो टोटल एक्सपेंस आ गया, ये जो हमारा एक्सपेंस आया ये पूरे 3 साल का एक्सपेंस आया. अगर मैं इसको 1/3 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पहले साल का एक्सपेंस आ जाएगा. इसको 2/3 कर दूंगा तो 2 साल का एक्सपेंस आ जाएगा. इसको 3/3 कर दूंगा तो 3 साल का एक्सपेंस आ जाएगा. तो ये पहला साल है तो इसको 1/3 करूंगा तो ये पहले साल का एक्सपेंस आ जाएगा. एंट्री कैसे पूरी होगी जनाब, तो एक्सपेंस आपका आया है इसको पेयर को चार्ज कर देंगे और क्रेडिट किसे कर देंगे, क्रेडिट आप कर देंगे इक्विटी को, क्योंकि ये इक्विटी सेटल्ड है. ठीक है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं सारा टॉपिक ये इक्विटी सेटल्ड है, कैश सेटल्ड बातें पढ़ेंगे. ठीक हो गया जी. तो पहले साल का एक्सपेंस आ गया. अब दूसरे साल का एक्सपेंस कैसे आएगा, अब इसको 2/3 करेंगे तो वो 4 लाख जो है आपका दूसरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा. उसमें पहले साल का माइनस कर देंगे, दूसरे साल का दूसरा एक्सपेंस बुक हो जाएगा. इसी तरह तीसरे साल का आएगा, इसको 3/3 करेंगे तो इसी इक्वेशन को जब 3/3 करेंगे तो तीसरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा. उसमें तो पिछले साल का एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो करंट ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा. There is no requirement to set up a separate reserves in equity for the completion of the double entry. वो कहता होगा आपने सेट स्पेशल रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम बनाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व. हम क्या करते हैं, हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम से एक इक्विटी में हेड बना लेते हैं जिसमें हम इसको डेबिट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विटी है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, तो इस पे इसको हम रखेंगे. वो कहता है जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत पड़ती है हमें. Although an entry might not do this, many companies in practice complete the double entry into retained earning. Retained profit कहता है retained earning में प्रॉफिट में पूरा कर लेते हैं इसको. तो retained earning में ना रखें, उसको आप सेपरेट रिजर्व में रखें ताकि आपको पता चले कि कितने जो एक्सपेंस जो है हमारे अलग अलग से आ रहे हैं. Recognition when there is a change in the estimation over the vesting period. The above example is based on the assumption that there is no change. हमने कहा जी कोई चेंज नहीं आएगी, 20% में हमने कहा था एम्प्लॉय चले जाएंगे छोड़ के, वैसे ही हुआ. लेकिन अगर ऐसा ना हो, पहले साल हमने एस्टिमेट किया, हमने कहा 20% चले जाएंगे, ठीक हो गया. लेकिन दूसरे साल हमने किया कि नहीं यार 20% नहीं तो 30% जाएंगे. तीसरे साल हमने कहा नहीं यार ये तो 40% छोड़ के चलेंगे. तो अगर इसमें चेंज हो रहा तो फिर क्या होगा. In the estimate of the number of employees over the vesting period and that the estimate turns out to be correct. This is rare cases. The number of variable might change the estimate total expense each year including. तो हर साल जो है वो चेंज होगा.
the number of employees expected to be meet service conditions, the number of options of the employees will become entitled, the length of the vesting period. तो वो कहता है कुछ भी चेंज हो सकता है, आप हमने कहा ये 5 साल बाद देंगे आपको, तो उसके बाद कितने 6 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, लेंथ उसकी चेंज हो सकती है। आप एस्टिमेट कर रहे हैं इतने बंदे छोड़ के जाएंगे, बंदे ज्यादा छोड़ के चले जाते हैं, तो जब बंदे ज्यादा छोड़ के जाएंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर आपको कम इशू करने पड़ेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। Changes in estimate of the outcome of the services and non-market performance conditions are taken into account in the calculation of number of equity instruments that are expected to be vest at the end of the vesting period. इसमें क्या कहते हैं, necessary expense calculated number one. Step number one क्या है? Step number one क्या करेंगे? As each year and the entity must estimate the total expense expected to arise in respect of the grant of equity instrument at the end of the vesting period. तो आपको हर महीने हर साल के एंड पे देखना है कि टोटल एक्सपेंस आपको कितना आएगा, कितना चेंज आ रहा है उसमें, ये आपका पहला स्टेप है। एट ईच ईयर एंड an entity must make the best available estimate of the number of equity instrument expected to be vest to account non-market vesting conditions including service conditions और non-market performance conditions। ठीक है, मार्केट कंडीशन हमने कहा था इग्नोर ही कर देंगे ना, तो इसलिए वो मार्केट कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा, तो वो बात कर रहा है आपके नॉन मार्केट कंडीशंस की। द नंबर ऑफ शेयर्स इज देन वैलिड यूजिंग द फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट। तो वो कहता है फिर आपने ग्रांट डेट ही को यूज करना है, आपने ये नहीं करना कि पहले साल आपने लिया, पहले साल आपकी ग्रांट डेट थी, दूसरा साल आपका एस्टिमेट चेंज हुआ, आपने कहा यार नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो थे यहाँ पे 100 थे, अब नंबर एम्प्लॉइज जो है मैंने कहा 90 हो गए हैं, तीसरे साल में क्या मैं नंबर एम्प्लॉइज जो 80 हो गए, तो अब हर नंबर एम्प्लॉइज तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रांट डेट है ना, ग्रांट पे जो फेयर वैल्यू ली है वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू अगर हमारी 10 रुपये है तो वो हर जगह 10 रुपये रहेगी। अब ये नहीं देखेंगे यार यहाँ पे तो नई फेयर वैल्यू आ गई है, अगर फेयर वैल्यू यहाँ पे 1000 रुपये हो गई है तो मैंने 1000 रुपये नहीं ले लेना, मैं 10 रुपये ही लूंगा। तो फेयर वैल्यू तो हमेशा वही रखूंगा जो मैंने ग्रांट डेट या मई में डेट पे ली हुई है, वो चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ प्राइस जो है वो चेंज होगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, the entity then estimate the fractions of this total amount that relate to the vesting period to date. For example, if the total expected expense by the end of year 3 vesting period is 1.5 million and it is at the end of second year, then only 1 million relates to the vesting period to the date. ठीक है, वो कहता है ये आपने टोटल हर दफा हर साल के एंड पे आपने बैठ के क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है और टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उसमें से देखना है कितना कितना विषय कितना कैलकुलेट हो चुका है, वो माइनस कर देना, जो बाकी बचेगा उसको नेक्स्ट ईयर से डिवाइड कर देना आपने। स्टेप थर्ड क्या है, द एनुअल एक्सपेंस इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द टोटल रिलेटिंग टू वेस्टिंग पीरियड टू डेट विद द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो टू डेट कितना है और पीछे कितना आया, द डिफरेंस जो है वो आपने उसको एज एक्सपेंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर देना है। ठीक है, इस पे जो हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो न्यूमेरिकल से जो है हमें ये इजी हो जाएगा। कहता है जनाब एक्स लिमिटेड जो है उसका ये क्लोजिंग क्या है, वो पिछला क्वेश्चन जो है उसको रिपीट कर रहा है। वो कहता है जनाब 100 शेयर देने हैं, 500 बंदे हैं हमारे पास, मार्केट वैल्यू जो है 15 रुपये ग्रांट डेट पे है। एस्टिमेट क्या किया था हमने कि हमारे 20% जो है अप्लाई छोड़ के जाएंगे, तो ये फर्स्ट ईयर का एस्टिमेट है हमारा, तो फर्स्ट ईयर का एस्टिमेट जो है हम उसी तरीके से फार्मूला लगाएंगे और हम इसमें एक्सपेंस जो है वो जैसे हमने पहले किया था हमें कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या हुआ जनाब, सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि एस्टिमेट क्या हुआ हमारा, हमारा का या नहीं, हमने कहा था 20% लोग छोड़ के जाएंगे, ये तो 15% लोग छोड़ के जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब जो फार्मूला है उसको चेंज कर देंगे, सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ क्या होगा कि ये जो आपके परसेंटेज थी ये चेंज हो जाएगी। पहले हमने इसको 80% लिया था, हमने कहा था 20% चले जाएंगे, अब हमने कहा नहीं 15% सिर्फ लोग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 85% कर देंगे, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, ऑप्शन भी सेम रहेगी, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू भी चेंज रहेगी। तो अब ये सेकेंड ईयर का खर्चा निकालना है तो इसको 2/3 कर देंगे। जब पहले साल का खर्चा निकालना था तो हमने इसको 1/3 किया था, तो ये 1 साल का खर्चा आया था। अब जब इसको 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे तो ये 2 साल का खर्चा आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का खर्चा आ गया, उसमें से पहले साल का खर्चा माइनस कर देंगे, तो बैलेंस जो बचेगा वो हम सेकंड ईयर को एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है जी, तो हमेशा ये देखें जब ये आप इसको इसका क्या होता है, ये इसका होता है ये एक्युमुलेटेड है, ये एक्युमुलेटेड एक्सपेंस आया आपका 2 साल का, तो पहले साल का जो है उसको माइनस करेंगे तो हमारा करंट साल का आ जाएगा।
ठीक है जी। इसी तरह जो है तीसरे साल उसने कहा तीसरे साल तो मेरा फाइनल साल था, और जब 3 साल खत्म हुए तो पता लगा 418 बंदे पड़े हुए। अब परसेंटेज का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आप 412 बंदे लेंगे। ठीक है जी। अब हम एक्चुअल प्राइस लेंगे, जो जिनको ये ऑप्शन मिलनी है, 100 पर शेयर देंगे आप। आपकी ग्रांट डेट पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू आएगी, फेयर वैल्यू। अब आप फेयर वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा सेम रहेगी। और आप टोटल खर्चा कितना 3 साल का है, तो 3/3 कर देंगे, या इसको आप 1 कर दें, तो ये आपका 3 साल का खर्चा आ जाएगा। 2 साल का ऑलरेडी आपने कितना बुक किया हुआ है, वो इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आपका तीसरे साल का खर्चा जो आ जाएगा, आप एंट्री पास कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे बात करता है आपसे, डायरेक्टर क्वेश्चन दे रहा है, कहता है 31 दिसंबर आया, उसने कहा जी 100 शेयर आपको मिलेंगे, 500 बंदे काम कर रहे हैं, वही पिछला वाला काम चल रहा है हमारा। ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कितनी है, 15 है। अब वो क्या कहता है, कैलकुलेट द इनकम चार्जेस फॉर द ईयर एंड डेट। वो कहता है कैलकुलेट कर लें, अगर आपके नंबर ऑफ परसेंट जो है 85% हो, 88% हो, या आपके टोटल जो है वो। ठीक है जी। तो वो सेम क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे वही फार्मूला रखेंगे। आप फर्स्ट ईयर का क्या होगा, ईयर 1 में क्या होगा, आप कहेंगे जनाब 500 बंदे थे हमारे पास, और हमारा कितना चांस था, 85% रहेंगे हमारे पास। ठीक है जी। तो इसका 85% ले लेंगे आप। 100 ऑप्शन है आपकी, और 15 रुपये आपकी मार्केट प्राइस है। तो ये आपका इंटू आप 1/3 करेंगे, तो आपका पहले साल का खर्चा आ जाएगा। ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 में आप कहेंगे जनाब 500 बंदे हैं, लेकिन हमारा एस्टिमेट कितना है, 88.5% है। इंटू 100 वैसे ही आ जाएगा, इंटू 15 हमारा आ जाएगा। अब 2 साल का खर्चा आ जाइए, 2/3 आ जाएगा। तो ये 2 साल का एकोमोडेटेड खर्चा आ जाएगा, पहले साल का माइनस करेंगे, इस साल का आ जाएगा। तीसरे साल जाके क्या होगा, ईयर 3 में क्या होगा, हमने कहा जनाब हमें पता लग गया हमारे पास इतने बंदे हैं। ठीक है जी। 100 पर बंदे को हमने देना है, और हमारा मार्केट प्राइस 15 है, और तीसरा साल का है तो 3/3 कर देंगे, तो 3 साल का खर्चा आ जाएगा। इसने पहले 2 साल का माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो जिस तरह इलस्ट्रेशन दी थी उसने, उसी तरह उसने एक मेडिकल बना के दिया है। कहता है द ग्रांट डेट grant with non-market performance conditions in which the length of the vesting period could vary. If the grant date of share options is conditional on staying with the entity until a non-market performance condition is achieved, the length of the vesting period could vary. तो अब बात करते हैं कि आपके पास ये परफॉर्मेंस कंडीशन आ गई है, तो उस केस में क्या होगा। द लेंथ ऑफ द एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड इज एस्टिमेटेड द ग्रांट डेट एंड revise if subsequent information indicate that the length of the vesting period differ from the previous estimate but not its performance conditions is a market condition। तो नॉन मार्केट कंडीशन जब आएगी तब उसका इफेक्ट है ना, मार्केट कंडीशन को हम इसमें से इग्नोर कर देते हैं। क्या कहता है ये, कहता है जनाब 31 दिसंबर आपका क्लोजिंग है, आपने क्या कहा, आपने 10,000 शेयर देने हैं, कितने देने हैं, 10 डायरेक्टर्स को देने हैं, with the condition that remaining with the company in the vesting period subject to the following performance conditions। वो कहते हैं जनाब पीरियड तो है, लेकिन साथ कुछ और भी है। क्या है जनाब, वो कहता है कि जनाब 31 दिसंबर ईयर 1 पे क्या होगा, ये 1 जनवरी की बात कर रहा था। 1 जनवरी को उसने ऑप्शन दी, लेकिन उसने कहा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20% इससे ज़्यादा हो जाए, जो आपकी ग्रोइंग रेट है वो 20% से ज़्यादा हो जाए, या 20% ऐसे ज़्यादा हो जाए। और दूसरे ईयर में क्या हो, ये 15% हो, 15% की ग्रोथ हो, और तीसरे सेल में क्या हो, उसकी 12% की ग्रोथ हो। तो ये इसकी कंडीशंस हैं कि आज जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है जी, 1 जनवरी को जो प्रॉफिट आया, जो पिछले साल प्रॉफिट आया, उससे जो है वो 20% इंक्रीज हो पहले साल का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आएगा वो 15% इंक्रीज हो दूसरे ईयर, और वो जो प्रॉफिट आएगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, वो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो है 12% इंक्रीज हो जाए। और आज की जो ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू है वो आपको दी हुई है, उसने 50 रुपये पर शेयर दी हुई। ये मई में डेट या ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है फार्मूला क्या है हमारा, हमारा फार्मूला ये है कि हमें 10,000 शेयर देने हैं, 10 बंदों को देने हैं। ठीक है जी। मार्केट प्राइस कितनी है, 50 है, कितने साल के ये पीरियड है, तो ये जो कॉस्ट है ये तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी पूरे प्रोजेक्ट की। तो जितने साल पे होगा उतने साल कम से कम निकाल देंगे। अब हुआ क्या पहले साल के एंड पे, उसने कहा जनाब जब पहला साल खत्म हुआ तो हमारा एस्टिमेट क्या था कि हमारी जो ग्रोथ है वो 20% होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कहता है अर्निंग ग्रो वाज 16%, देयरफॉर द शेयर्स डू नॉट वेस्ट एट इट। वो कहता है ओ हो, आपकी कंडीशन क्या थी कि आपका प्रॉफिट जो है वो 20% से इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो 16% से इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल आप कोई सक्सेस बुक नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन मेट नहीं हुई।
ठीक है जी। लेकिन अब ये कहेंगे, अब देख अब कहेंगे द एक्स लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग, वो एस्टिमेट बनाएगा, वो कहेगा यार चलो इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल क्या होगा। अर्निंग्स विल बी इंक्रीज 60% इन द नेक्स्ट ईयर विद द रिजल्ट दैट द शेयर आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट एट द एंड ऑफ एट द नेक्स्ट ईयर एंड बिकॉज ऑफ द एवरेज ग्रोथ इज 50%। वो कहता है देखो जी, आपने क्या बात की थी, आपने बात ये की थी कि पहले साल जो ग्रो है वो 20% होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, 16% हुआ। लेकिन हमने क्या कहा कि जो दूसरे साल जो एवरेज ग्रोथ जो है वो आपकी दोनों सालों को मिला के कितनी होनी चाहिए, 15% होनी चाहिए। तो कहता है क्या ये कंडीशन मेट होती है, उसने कहा बिल्कुल मेट होती है जनाब। हमने कहा कि ये ग्रोथ जो है वो 16% हो रही है, और वो जो है वो अगले साल के एंड पे जो है वो एवरेज जो है वो 12-15% हो जाएगी, जबकि हमारी एवरेज जो थी वो 15% हमारी मीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा जनाब 9 डायरेक्टर जो है अगले साल के एंड तक वापस रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 डायरेक्टर को 1000 शेयर देंगे, 50 रुपये प्राइस है, और उसका 1/2 जो है हम एक्सपेंस बुक कर लेंगे। हमने कहा जनाब पहले साल तो मीट नहीं हुआ, लेकिन दूसरे साल वाली जो कंडीशन जो एवरेज करके करनी थी वो मेट हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हम क्या करें, अगर हम सिर्फ पहले साल के हिसाब से देखें तो हमें कोई एक्सेस बुक नहीं करना, लेकिन हम अगर दूसरे साल के हिसाब से देखें तो हम देखना है कि हम अपना एवरेज जो है हम मीट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा खर्चा बुक करके 3 सालों 2 सालों का उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो हमने कहा पहले और दूसरे साल जो है मीट हो जाएगा, तीसरे साल का हमें नहीं पता अभी। दूसरे साल क्या हुआ, अब दूसरे साल उसने कहा कि द अर्निंग ग्रोथ 10% ग्रो हुई, और एवरेज कितना हुआ, 13% हुआ। हमें चाहिए कितना तीसरे साल, उसने कहा एवरेज जो है वो 12% ग्रो होना चाहिए तीसरे साल के, लेकिन हमारा कितना ग्रो हो गया, 3%, 13% ग्रो हो गया, तो हम हमने हमारी जो है वो कंडीशन मेट हो गई है। ठीक है जी। दिस इज लेस देन 50% स्पेसिफाइड बाय द परफॉर्मेंस कंडीशंस, देयरफॉर द शेयर डू नॉट वेस्ट एट दिस स्टेट। तो कहता है अगर दूसरे साल के हिसाब से देखें तो दूसरे साल तो हमने कहा था 15% होना चाहिए, लेकिन हमारा कितना हुआ, 13% हुआ। तो ये कंडीशन मेट नहीं हुई, तो हमें हमें क्या करना है, हमें दूसरे साल भी एक्सपेंस बुक नहीं करना। लेकिन अगर हम एस्टीमेट देखें तो एस्टीमेट तीसरे साल को जो है वो हमारा 12% था, लेकिन हमारी ग्रोथ जो है वो 13% एवरेज हो रही है। इट मीन्स कि हमें एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंस बुक करेंगे। हमें कितने साल का चाहिए, 2/3। तो 2/3 करेंगे तो ये 2 साल का टू डेट खर्चा आ जाएगा, उसमें पहले साल का माइनस करके दूसरे साल का हम बुक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तीसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल हमारा एस्टिमेट क्या था, 15% था, हमारा एवरेज कितना आया, 13.7%। ठीक है जी। तो कहता है द अर्निंग ग्रोथ 15% रिजल्टिंग इन एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 13.7, 16, 10, 3 / T, so that the share vests, therefore 8 directors will receive the shares। हमारी एवरेज क्या आया, 3.7। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्सपेंस बुक करना है तीसरे साल। तीसरे साल का टोटल खर्चा बुक करोगा, टोटल खर्चा हमारा ये आया, पहले कितना बुक हुआ हुआ, 3 लाख ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है, माइनस करके इस साल का खर्चा बुक करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जो है ना आई के अपने क्वेश्चन दिया हुआ, अभी हम करेंगे इसको। उसमें भी सीधा जो है वो परसेंटेज लेके एवरेज लेके जो है वो एक क्वेश्चन आपका पास पेपर में आया हुआ। अच्छा ये आगे कहता है द ग्रांट ऑफ नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस इन विच द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू विच द एम्प्लॉय बिकम एंटाइटल्ड कुड वेरी। एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी ऑन 31 December ईयर एंड January 1st। पहले साल में क्या हुआ जनाब, एक्स लिमिटेड ग्रांट शेयर्स ऑप्शंस टू ईच ऑफ 10 डायरेक्टर्स on the condition that they remain in the service for 3 years vesting period on the performance conditions। परफॉर्मेंस कंडीशन क्या है जी, वो कहते हैं ये पहले क्या है, ईच डायरेक्टर विल रिसीव 5,000 शेयर ऑप्शंस इफ द प्रॉफिट ग्रोज टू 10 to 15%। अच्छा इतना प्रॉफिट होगा तो आपको 5,000 शेयर मिलेंगे, आपको 10,000 शेयर मिलेंगे, आपका प्रॉफिट जो है अगर 15% और 20% के दरमियान होगा, और आपको 15,000 शेयर मिलेंगे अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 20% को एक्सीड कर गया। अब आपने ऑप्शन दी कि अगर पहले साल का प्रॉफिट 10-15% हुआ, 5,000 शेयर मिलेगा पर एक ट्रैक्टर को। अगर आपने कहा कि नहीं ये प्रॉफिट जो है वो 15% तो 20% कितना रहा, तो हम आपको 3 साल के बाद कितना देंगे, 10,000 शेयर देंगे। और अगर 20% या 20% या इससे ज़्यादा हुआ तो हम आपको 15,000 शेयर देंगे। अब क्या हो रहा है जनाब, फेयर वैल्यू क्या है, आज की डेट में ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू क्या है, वो आपकी 50,000 है। अब उन्होंने कहा पहले साल में क्या हुआ, पहले साल में 17% ग्रो कर गया। अब 17% ग्रो कर गया, ये कहाँ फॉल करता है, ये फॉल करता है इधर। तो इसका मतलब क्या है, 10,000 शेयर देना पड़ेगा।
ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब हम सारी वर्किंग जो है वो 10,000 के हिसाब से करेंगे और 1/3 करके पहले साल का खर्चा बुक कर लेंगे। दूसरे साल उसने कहा कि ग्रोथ जो है वो 23% हो चुकी है। अब 23% देखिए आप किस कहाँ फॉल कर रही है, 23% जो है वो यहाँ फॉल कर रही है 15,000 शेयर्स पे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल का एक्सेस बनाएंगे वो 15,000 के हिसाब से बनाएंगे, और जो पहले साल बुक किया है उसको माइनस करके इस साल का एक्सपेंस बुक कर लेंगे। तीसरे साल उसने कहा जो हमारी ग्रो है वो 18 ठीक है जी। तो 18.3% कहाँ फॉल करता है, वो आपका फॉल करता है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 10,000 शेयर इशू करेंगे। तो तीसरे साल की जो वर्किंग होगी वो 10,000 पे होगी। नंबर ऑफ डेक्टर बता रहा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे कि 8 डेक्टर रहे तो हम 8 यूज करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से हो रहा है, ये 9 डेक्टर रहे आपके तो 9 पे नंबर ऑफ डेक्टर आएंगे। तो यहाँ पे आप जो खर्चा एक्चुअली चीज हम देख रहे हैं कि वो कंडीशन के हिसाब से आपको कितने कितने ऑप्शंस देने हैं, कितने शेयर्स देने हैं। तो जितना आपका पीछे बुक हुआ माइनस करके आप देखें यहाँ पे पिछले हम ज्यादा ही बुक कर गए हैं। तो यहाँ पे बजाय आपका एक्सपेंस आने के आपका इनकम आ जाएगा, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट नहीं होगा। ठीक है जी। देखिए पीएनएल आपका क्रेडिट हो गया, इक्विटी डेबिट हो जाएगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स। नो रिवर्सल आफ्टर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैव वेस्टेड। कहता once goods and services have been recognized in accordance with IFRS 2 with the corresponding increase in the equity, an entity is not allowed to adjust total equity. For example, an entity is not allowed to reverse the transactions if options are not exercised, perhaps because they are not out of the money. कहता देखिए जी, आपने कहा कि मैं एक शेयर आपको दूंगा 100 रुपए का, मेरी मार्केट प्राइस कितनी है 100 रुपए, मैं आपको एक शेयर दे दूंगा। लेकिन मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको मुझे एक्सरसाइज प्राइस देनी है, आपने मुझे जो है 50 रुपए देने। ये बात आज सेट हुई, 3 साल के बाद एक ट्रांजेक्शन होनी है। अब 3 साल के बाद आपने मुझे 50 रुपए देने हैं, मैंने आपको एक शेयर देना 100 रुपए का। लेकिन वो 3 साल के बाद अगर मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो 50-10 रुपए हो गई है, तो इम्प्लाई कहेगा यार मैं 50 रुपए का खरीदूंगा, अब अगर 10 रुपए का बिकेगा तो मैं क्यों खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदता। ठीक है ना जी। तो वो ये बात कर रहा है कि यार इम्प्लाई कहेगा मैं क्यों लूंगा भाई, ये आउट ऑफ मनी हो गया, मुझे तो फायदा ही नहीं हो रहा। तो 50 रुपए की चीज लूंगा तो 10 रुपए की मार्केट में, तो मार्केट से आके 10 रुपए की नहीं ले लूँ, मैं तो ऑप्शन अडॉप्ट ही नहीं करता। कहता वेयर द एक्सरसाइज प्राइस इज ग्रेटर देन द शेयर प्राइस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 50 रुपए है और मार्केट प्राइस कितनी है 10 रुपए है, तो मैं तो अडॉप्ट करूँ, मैं तो ये ऑप्शन लूंगा ही नहीं, मैं इम्प्लाई मैं नहीं लेता। However, an entity is allowed to recognize the transfer from one component to equity transfer। वो कहता है अब आपको पूरा का पूरा एक्सपेंस तो बुक करना है। अब आपको आपने को यार 3 साल खत्म हो रहे हैं, आप 2 साल का एक्सपेंस तो बुक किया, अब आप 3 साल तो अभी ऑप्शन ही नहीं लेना है, प्राइस तो भाग गया है। तो मैं क्या करूँ, मैं एक्सपेंस बुक नहीं करता हूँ, स्टैंडर्ड करता नहीं भाई, एक्सपेंस तो पूरा बुक करना है। हमने पहले ही बात की, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको कहा था, देखो भाई कोई कुछ भी हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल आप कर दो, इम्प्लाई कर दे, कुछ भी हो जाए, एक्सपेंस तो पूरा बुक हो नहीं होना है। क्यों? वो जो डेफर्ड आप कर रहे थे ना, वो डेफर्ड आपको स्टैंडर्ड करवा रहा था, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस आपका ऑलरेडी ग्रांटेड तो हो चुका है। तो कहता है जनाब तीसरे साल आपको पता चला यार तो ये तो आउट ऑफ मनी है, उसने पैसे लेने नहीं, शेयर लेना नहीं आपका, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंस पर बुक करेंगे पूरा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप क्या बना रहे हैं, आप कहेंगे शेयर बेस पेमेंट रिजर्व में रखा हुआ आपने, इसको डेबिट कर देंगे और आप रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे जितना आपने एक्सपेंस बुक किया है। अब बेटी क्या कर रहे थे, पी एंड डेबिट शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, पी एंड डेबिट शेयर पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, पी एंड डेबिट शेयर पेमेंट रिजर्व क्रेडिट। तो सारा कुछ इक्विटी में आया हुआ, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व में आया हुआ, उसको आप डेबिट करो और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दो। ये वो आपसे कह रहा है, जब आपको पता चला कि ये ऑप्शन तो अडॉप्ट होनी नहीं। मार्केट कंडीशन की बात कर लेते हैं जनाब। मार्केट कंडीशन कहता था एज एक्सप्लेन अर्लियर एनी कंडीशन दैट लेट, हमने पहले बात की है कि मार्केट कंडीशन को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो आपकी ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू कैलकुलेटर होती है उसके अंदर डाल दिया गया है, जितना भी रिस्क था सब उसके अंदर कैप्चर कर लिया गया है। तो अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये यस हो ये नो हो, एक्सेप्ट हो ना हो, जो मर्जी जाए इसको आप लैंड को, आप इस लैंड को पेपर से काट देना कि इसका कोई इफेक्ट, ये कोई लेना ही नहीं, इफेक्ट पढ़ना नहीं इसको हमने। The share values in the market condition and the probability of achieving such conditions is measurement attributable rather than the recognition attributable. This means that it is taken into account in the initial grant valuation of the equity instrument and that subsequent changes in the probability achieving conditions have no effect
ऑन द एक्सपेंस रिकॉग्निशन। तो एक्सपेंस रिकॉग्निशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये अचीव हो रही है नहीं हो रही है, कोई एक्सपेंस पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसको छोड़ देना, भूल जाना इसको। कैसे भूल जाना, देखें ये कंपनी है 30% उसका ईयर है, उसने कहा 1000 शेयर देंगे, 10 डायरेक्टर को देंगे, उसको जनाब उसने क्या कहा, उसने कहा जनाब कंडीशंस क्या है कि 10% जो है उसका वेस्टिंग शेयर प्राइस जो है इंक्रीज हो जाए 10%, और इंक्रीज हो नहीं हो टेंशन कोई नहीं है, हमने सोचना ही नहीं है इंक्रीज हुई कि नहीं हुई है, हम इसका इफेक्ट नहीं लेंगे। एट द ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस जो है वो 40 रुपए की उसकी फेयर वैल्यू है ग्रांट डेट पे। ईयर वन पे क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटी वाज एडवर्स इफेक्टेड बाय फॉल डाउन इन द प्राइस इन द मार्केट, तो कहता प्राइस गिरी गई, चाहे इंक्रीज होने के मार्केट प्राइस गिर गई, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका इफेक्ट ही नहीं लेंगे, हम पूरा एक्सपेंस जैसे बुक करते हैं वैसे बुक करेंगे। हम कहेंगे यार मार्केट कंडीशन पूरी हुई नहीं हुई, चलो हम इस एक्सपेंस को नहीं करते, नहीं बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि हमने इग्नोर कर देना मार्केट कंडीशन। ठीक है जी, इसी तरह हम सेकंड ईयर का ही पूरा बुक करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं लेंगे उसका, और इसी तरह हम जो है वो थर्ड ईयर का बुक करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। ठीक हो गया जी। Grant with market performance conditions where the date on which the grant achieved might vary. If the grant of share options is conditional on the staying with the entity until the market performance condition is achieved, the time taken to achieve the target could vary. The length of the expected vesting period, estimated grant date, and not revised subsequently. क्या कहते हैं जनाब, वही जनाब बात करेगा 30% क्लोजिंग है, हमने 10,000 शेयर देना है, कितने बंदों को देना है, 10 ट्रैक्टर को देने हैं, that remain with the company in the vesting period and subject to following performance condition. क्या condition है, the share vest when the share price increase 50%, market condition ignore करनी है, its value of the grant date is estimated, this will occur 4 years after grant date. क्या कहता है, the share vest when the share price increase 50% above the value of the grant date, grant date पर जो वैल्यू थी उस वक्त थी 50 रुपए, तो 50 रुपए जो हमारी आज की वैल्यू है ग्रांट डेट पे उसको 50% इंक्रीज करना है, यानी कि 75 होना उसने, कब होना है उसने, 4 साल के बाद। ठीक है जी। एक्स लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट 10 डायरेक्टर्स विल रिमेन इन द फर्म, ओके द फॉलोइंग विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो क्या करें, 10 डायरेक्टर 10 साल के हिसाब से 50 के हिसाब से उसके एक्सपेंस बुक हो जाएगा। अब क्या है, मार्केट कंडीशन है, ठीक है ना जी, तो मार्केट कंडीशन पूरी हो ना हमें क्या फर्क पड़ता है। Note that the date at which the increase in shares value is actually achieved is irrelevant. The original estimate of the length of the vesting period is not wise. Market condition ignore करो। Modification of equity shares, modification, modification क्या होती है पहले समझाइए मॉडिफिकेशन होती क्या, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, मॉडिफिकेशन क्या होती है, जरा इसको थोड़ा समझ लें, टॉपिक आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसको हम बार से पढ़ते हैं, आपको इजी लगेगा। होता क्या है, ईयर 1 है आज, हमने आज शेयर अनाउंस किए, ईयर 2 आया, ईयर 3, ईयर 4, हमने कहा जनाब आज हम आपको शेयर देंगे, हमने आज आज ग्रांट डेट है हमारी, ये हमारी ग्रांट डेट है, तो आज हमारा जो मार्केट फेयर वैल्यू है शेयर्स की वो 100 रुपये है। मैंने कहा एम्प्लॉइज को कि आप सर मेरे साथ काम करते रहें, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मैं आपको जो है वो एक एम्प्लॉय को जो है 1000 शेयर दूंगा, और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, लेकिन जब आप इससे शेयर लेंगे तो आपको मुझे 50 रुपये देने हैं। ये क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस। आप मुझे 50 रुपये देंगे, मैं आपको 100 रुपये का शेयर दूंगा, मैं आपको 1000 शेयर दूंगा एक एम्प्लॉय को। आपने कहा ठीक है जी, बड़ा फायदा होगा, 100 रुपये का शेयर लेंगे, 50 रुपये का लेंगे, 100 का बेचेंगे, 50 रुपये बचेंगे, ये हमारी डील होगी। अब हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या हुआ, चलो यहाँ पे ये हुआ कि जो मार्केट वैल्यू थी ना, जो फेयर वैल्यू थी, जो मार्केट वैल्यू थी वो जो थी वो हो गई आपकी 45 रुपये हो गई। अब जब ये 45 रुपये होगी मार्केट वैल्यू, तो एम्प्लॉय सोचेगा यार मैं ये शेयर 50 रुपये में क्यों परचेस करूं, भी तो 5 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं अब्रॉड करता, ये तो मुझे लॉस हो रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपका
कंपनी है, वो कहती है अच्छा चलो ऐसा करो, यहाँ पे जो एक्सरसाइज प्राइस है वो इसको रिड्यूस कर देती है, वो कहती है एक्सरसाइज प्राइस जो है मैं 15 रुपए कर देती हूँ। अब तो आपको फायदा है। जब ये एक्सरसाइज प्राइस कम 15 रुपए कम करेगी कंपनी, तो क्या होगा, इस ये जो मार्केट वैल्यू है इसमें एक उछाल आएगा। ठीक है, इस प्राइस को कम करने की वजह से ये मार्केट वैल्यू जो है ये मूव कर जाएगी ऊपर। बात समझ आई आपको? दोबारा बताता हूँ। हमारी मार्केट वैल्यू जो थी वो 100 रुपए थी। हमने कहा 50 रुपए में दो, हम आपको 100 रुपए का शेयर देंगे 3 साल के बाद। लेकिन जब पहला साल खत्म हुआ तो हमने दूसरे साल के एंड पे देखा, पहला साल काम सही रहा, दूसरे साल भी सही कम है, लेकिन एंड पे क्या हुआ, शेयर की मार्केट वैल्यू गिर गई। कोविड आया था, मार्केट वैल्यू गिर के 45 रुपए शेयर पर हो गई। अब एक्सरसाइज पे बजाय 50 रुपए है, तो इसमें डेफिनेटली एम्प्लॉइज तो इसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार लॉस हो रहा है, अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा ठीक है जो एक्सरसाइज अब 50 रुपए देनी थी या 50 रुपए मत दें, मैं एक्सरसाइज प्राइस पे 15 रुपए कर रही हूँ। जब कंपनी ये एक्शन करेगी तो उसका रिएक्शन आएगा। उसका रिएक्शन क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी उसकी मार्केट वैल्यू, जो 45 रुपए का शेयर था वो मार्केट के अंदर अब 65 रुपए का पहुंच गया। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड कहता है देखिए आपको कितना फर्क है दोनों में, आपको 20 रुपए का जो फर्क है ये आपको एक्सपेंस है कंपनी का, ये कंपनी का नुकसान है। ये जो 45 रुपए से 65 रुपए मार्केट में चली गई है, ये इसमें नुकसान किसका हो रहा है, तो कंपनी का हो रहा है। क्यों फायदा किसको हो रहा है, फायदा एम्प्लाई को हो रहा है। तो 45 रुपए का शेयर 65 रुपए का अगर मेरा हो गया, मैं एम्प्लाई हूँ, मैंने 45 रुपए का शेयर 65 रुपए हो गया, तो मुझे 20 रुपए का फायदा हो रहा है। जब इम्प्लाई को फायदा हो रहा है तो लॉस किसको हो रहा है, लॉस कंपनी को हो रहा है। स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो लॉस आपको हो रहा है कंपनी का, ये आपका एक्सपेंस है। अब आप क्या करें, आप कहें जनाब 20 रुपए का लॉस हुआ मुझे, अब ये लॉस जो है मुझे 20 रुपए का लॉस है, मुझे कितने शेयर देने हैं, एक एम्प्लाई को 1000 शेयर देने हैं, और अगर सपोज करें मेरे पास जो है वो 50 एम्प्लाई है, तो ये जो मेरा खर्चा है ये खर्चा मेरा अगले 2 सालों में होने वाला है। ये मेरा ईयर 3 का और ईयर 4 का खर्चा है, तो मैं इसको जो है वो 2 सालों के अंदर जो है उसको बुक करूंगा। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। जो मेरा ओरिजिनल खर्चा है ना वो एज इट इज चलता रहेगा, वो ओरिजिनल प्लान को मैं चेंज नहीं करूंगा। यहाँ जो मैंने ओरिजिनल खर्चा निकाला था ना अपना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मेरे पास 1000 ऑप्शन है, मैंने कहा था मेरे पास 50 एम्प्लाई हैं, उनको मैं 100 शेयर दूंगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और इसको मैंने 1/4 किया था। ये प्लान जो है ये एज इट इज चलता रहेगा, इसको नहीं मैं छेड़ूंगा। ये जो बीच में ये सारा काम हुआ है ना ये वाला, ये मेरा एक अलग से एक्स्ट्रा खर्चा है, इसको मैं दोबारा बुक करूंगा 2 साल पे। तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ओरिजिनल प्लान एज इट इज चलते रहेगा, ये जो ओरिजिनल खर्चा है ये हर साल जो है 1 2 3 4 बुक होता रहेगा। इसकी कोई टेंशन नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि मैं बीच में क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो बीच में मैंने थोड़ा सा गेम खेला है, इस गेम की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, इसको मुझे अगले 2 सालों में डिवाइड करके बुक करना है। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, समझ आई? अब हम जरा इसको यहाँ पढ़ते हैं कि ये मोटिवेशन क्या क्या है। कहता है जनाब, टाइम क्या हो गया, तो चलते हैं तो टाइम है। कहता है टर्म एंड कंडीशंस अपॉन विच एन ऑप्शंस वाज गारंटीड मे बी मॉडिफाइड सब्सिक्वेंटली। ठीक है, जब हमने सब्सिक्वेंटली मॉडिफाई किया, हमने क्या एक्सरसाइज 50 रुपए की, हमने कहा 15 रुपए लेंगे। For example, the entity might reduce the exercise price of the option grant to imply, i.e., reprice the options which increase the fair value of those options. तो fair value कितनी 45 थी उस टाइम मार्केट में, जो 65 रुपए हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने यहाँ पे जो है वो मार्केट प्राइस 45 रुपए थी, तो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज प्राइस को मैंने रिड्यूस कर दिया, तो मेरी जो मार्केट प्राइस थी वो 65 रुपए हो गई, और मुझे लॉस कितना हो गया, 20 रुपए का हो गया। ये वो बात कर रहा है आपसे। कहता है फॉर एग्जाम्पल द एंटिटी माइट रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज विच इंक्रीज द फेयर वैल्यू ऑफ दोज ऑप्शंस। तो उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू जो थी वो 45 रुपए से 65 रुपए हो गई। फिर क्या हुआ जनाब, एनी चेंज
Any change to the term and condition on which the options was granted must be taken into account when varying the services. तो कहता है इसको हमने इनकाउंटर करना है। ये आपका अलग से एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, वो जो ओरिजिनल चल रहा था उसको चलने दो, उसको नहीं छेड़ना। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो अगले साल में वो कर लो। टोटल एक्सपेंस निकाला, उसको डेफर्ड कर लो जितने साल बाकी पड़े। बैकग्राउंड क्या है इसकी? ए मिनिमम एन एंटिटी मस्ट रिकॉग्नाइज services received measured at the grant date at the fair value of the equity instrument granted unless those equity instruments do not vest because the failure satisfied non-market vesting conditions. In addition, the entity must recognize the effect of modification that increases. तो ये एडिशन हो रहा है। तो पहला आप समझे ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 आ गया जो आपने एक्सपेंस बुक करना है। The fair value of the share-based payment arrangement or otherwise beneficial to employee. In other words, modifications that are unfavorable to employees are ignored while favorable modifications are to be counted for. अगर unfavorable है तो उसको छोड़ दो, आप favorable है तो उसको count। तो यहाँ पे जो था ये favorable थी ना, एम्प्लॉय को तो फायदा ही हो गया ना, कि उसने पहले 50 रुपए देकर शेयर लेना था, अब उसको 20 रुपए देकर शेयर मिल जाना, तो इसको आप इनकाउंटर करेंगे। Modification that increases the fair value of the equity instrument granted, the entity must calculate the incremental fair value of equity instrument brought about by the modification. The incremental fair value is included in the measurement of the amount of recognized services received compensation for the equity instrument granted. The incremental fair value granted is calculated by difference between the following date of modification. क्या जी? The fair value of the modified equity instrument and that the original equity instrument both estimated at the date of modification. तो modification की डेट के ऊपर जो उसकी fair value है, ठीक है जी, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है। When the modification occurred during the vesting period, the incremental fair value granted is included in the measurement of the amount recognized over the period for the modification date until when the equity instrument vested. This additional information ये आपको जो है अमेरिका में इसको मजीद समझ लेते हैं। देखें जी वही बात करेगा। टेलीफोन समय क्लोजिंग था इसका, उसने कहा जी 1000 की ऑप्शन दी जाएगी। ओके, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? एक्सरसाइज क्या है? मुझे 50 रुपये आप देंगे, मैं आपको 1000 शेयर दूंगा, मुझे पर शेयर 50 रुपये देंगे और 30 बंदे जो है हमारे पास वो काम कर रहे हैं। अब ऑप्शन क्या है? 4 साल तक जाएगा। द फेयर वैल्यू आज कितनी है? 20 रुपए है, ये ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है। ठीक हो गया जी। अब पहले साल क्या हुआ? पहले साल मैंने कहा जनाब 20 बंदे बस काम करेंगे, तो मैंने 20 बंदे को 1000 का शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से मैंने दिया, अपना खर्चा 1 साल का बुक कर लिया 1/4 करके, टेंशन कोई नहीं थी। दूसरे साल क्या हुआ? कहते दूसरा क्या हुआ कि वो जो शेयर प्राइस है वो क्लैप्स हो गई। मैंने कहा था शेयर प्राइस कितनी है? 20 रुपए है, और आप मुझे कितने दोगे? आप मुझे 50 रुपए दोगे। मैंने कहा था 4 साल बाद हो सकता प्राइस 100 रुपये हो जाए ना, तो मैंने 50 रुपये रखी हुई थी, आज 20 रुपये थी, लेकिन शेयर प्राइस क्लैप्स हो गई। On July 2001 को क्या हुआ? लिमिटेड मॉडिफाई द शेयर ऑप्शन स्कीम रिड्यूसिंग द एक्सरसाइज, उन्हें एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपए कर दी, जो 50 रुपए थी वो कितनी हो गई? 15 रुपए हो गई, कम कर दी एक्सरसाइज प्राइस। द फेवर ऑफ द ऑप्शन ₹2 immediately before the price reductions and 11 immediately after। वो कहता है जिस तरह आपने ये मॉडिफिकेशन हुई ना ईयर 2 पे, तो मार्केट वैल्यू क्या थी? मार्केट वैल्यू मेरी 2 रुपए थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्राइस 15 रुपए की तो मेरी मार्केट वैल्यू 11 रुपए हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो डिफरेंस था वो 9 रुपए का आया, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 11 रुपए हो गई 2 रुपए से, तो मुझे 9 रुपए का जो है वो इम्प्लाई को फायदा हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। ठीक हो गया जी। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा जनाब ओरिजिनल जो काम था वो ओरिजिनल एक्सपेंस तो एज इट इज बुक करो आप, जैसे आप करके हुए आ रहे थे। ठीक है ना जी, ओरिजिनल एक्सपेंस तो मेरा सेम बुक होगा, जिस तरह मैंने ये बुक किया 1 साल का, इसी तरह मैं दूसरे साल का ही बुक करूंगा। अब मॉडिफिकेशन का जो है उसका इफेक्ट डालना है। उसने कहा देखिए जी 20 एम्प्लॉइज हैं, 1000 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कितना चेंज, कितना लॉस हुआ आपको? आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। प्राइस 2 रुपए थी जो 11 रुपए हो गई, क्यों? आपने एक्सेस प्राइस कम की, उस पर पीरियड लगा के उसका एक्सपेंस बुक कर ले, तो आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। आपका एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सेम पैटर्न पे गया, उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन इफेक्ट नहीं डाला, और जो एक्स्ट्रा खर्चा आपका आया उसको हमने ऐड कर लिया। आपने का टोटल खर्चा ये आया, पिछले साल कितना बुक हुआ था हमारा? 1 लाख बुक हुआ था, वो माइनस कर दे और इस साल का टोटल खर्चा आ जाएगा आपका। अब हर साल हमको 2 कॉन्ट्रैक्ट लेके चलने हैं। अगले साल क्या होगा? अगले साल देखेंगे हम, अगले साल पहला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसका 3/4 कर लेंगे, और हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो भी एज इट इज आएगा, वही 2 रुपए के साथ, और उसको हम पीरियड वाइज जो है करेंगे, टोटल आ जाएगा। और इस तरह मॉडिफिकेशन को दोनों कॉन्ट्रैक्ट को आप लेके चलेंगे अगले साल। ठीक है जी, वही आप चौथे साल जाएंगे, ओरिजिनल खर्चा वैसे बुक हो जाएगा,
और मॉडिफिकेशन का आपका वही 2 रुपये 9 रुपये के हिसाब से बुक हो जाएगा और ये आपका खर्चा बन जाएगा। ठीक है जी। इन समरी द ओरिजिनल ग्रांट इज अकाउंटेड फॉर एज इफ नथिंग हैड हैपेंड एंड द मॉडिफिकेशन रिजल्ट अ न्यू एक्सपेंस। ठीक है जी, न्यू एक्सपेंस है, पिछला आप ऐसे ही चलने दें, ओरिजिनल को आप टच ना करें और आपका नया खर्चा जो है वो बुक हो जाएगा। और ये उसने आपको समरी बना दी। देखें जी, ओरिजिनल खर्चा आपका एज इट इज बुक हो रहा है और मॉडिफिकेशन यहाँ से शुरू हुई है, तो यहाँ से इसका खर्चा आना बुक हो गया। ये 6 महीने का था, ये पूरे साल का। ठीक है जी। अब कहते हैं मॉडिफिकेशन दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। तो फिर क्या होगा, दिस इज अ सिमिलर एज अब, जैसे वो मैंने ऊपर किया वैसे ही होगा। ठीक है, तो बस क्या होगा, फॉर्मूले में जो है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये उसने दिया हुआ आपको, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, बाकी सारा कुछ चेंज। ठीक हो गया जी। Modification that decreases the total fair value of the share instrument, in effect such modifications are ignored। चलो, क्योंकि वो कहता है फेवरेबल नहीं ना एमआई के लिए, जब ब्राई के लिए फेवरेबल नहीं है उसको आप इग्नोर कर देंगे। स्टैंडर्ड आपको कह रहा है मॉडिफिकेशन रिड्यूस द वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस होगा तो ब्राई को तो फायदा होना है, तो ये आप करेंगे। एक्सपेंस प्राइस कैसे करेंगे आप, तो आप 4 साल से 2 साल का कर दिया था, तो जो 4 साल का खर्चा है वो 2 साल में बुक हो जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, सिंपल से आप देख लीजिएगा। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का मतलब क्या है जी, कैंसिलेशन का मतलब ये है कि आपने कैंसिल कर दिया। अब मैंने कहा कि मेरा टोटल जो खर्चा है वो 1 लाख है और मुझे इसको 4 साल पे बुक करना है। मैं 4 साल के लिए बुक करना है, तो मैं क्या करूंगा, हर साल जो है 25,000 पे जो है मैं वो बुक करूंगा। ठीक है जी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 25,000 बुक किया, लेकिन तीसरे साल उसने कहा तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो पहले ही बात जो आप करेंगे कैंसिलेशन पे, आप क्या करेंगे कि जब उसने कहा कि मैं तीसरे साल के एंड पे मैंने डिसीजन लिया, मैं कहा यार ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, अब तीसरे साल का जो खर्चा है वो बजाय आप 25,000 के, आप इसको क्या करेंगे, आप 50,000 बुक कर लेंगे कि आपने पूरा पहले खर्चा बुक करना है। कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं कि अब मैं 25,000 तीसरे साल बुक नहीं करूंगा। कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं पीरियड शॉर्ट कर जो भी है, मैं स्कीम को खत्म कर रहा हूँ, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या कहता है, सबसे कहता है कि जितना खर्चा बाकी रह गया पहले वो तो बुक करना, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा आपसे। ठीक है जी, तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे कैंसिलेशन आपको पता लगा कैंसिलेशन हो रही है, आपने क्या करना है, आपने जितना रिमेनिंग खर्चा रह गया वो सारा का सारा जो है उस पीरियड में बुक कर देना है जिस साल वो कैंसिल हुआ है। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब दो चीजें होंगी, कैंसिलेशन के बाद क्या होगा, या तो वो उसको पे करे या वो को कहे भाग जा, भी कुछ नहीं पे करना, नो कैश पेमेंट। अब वो पे कर रहा है तो हमारे पास प्रीमियम बुक हुई है, पे कर दो। अगर वो पे नहीं कर रहा है तो प्रीमियम का उठा के ले जाओ, रिटेन अर्निंग में ले जाओ, बात खत्म होगी। सिंपल इज दैट, दिस इज कैंसिलेशन। ठीक है जी। तो क्या 3 स्टेप हुए, पहला स्टेप क्या हुआ कि जितना खर्चा बुक नहीं हुआ था सारा बुक कर दो, जो रह गया पीछे अगले सालों का आज ही बुक कर दो। उसके बाद देखो क्या करना है, पेमेंट करनी है, तो रिजर्व पड़ा हुआ आपके पास, वहां से पे कर दो, पेबल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, रिजर्व आप बना रहे हैं साल 25,000 का, तो अगर आपने 1 लाख पे कर दिया है तो 1 लाख रुपए को आप कैश को क्रेडिट करके अपने शेयर पे रिजर्व रिजर्व आप क्या करो यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे आपने पेमेंट की 1 लाख की, आपने 1 लाख का पे कर दिया, तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, आपका एक्सपेंस तो पूरा बुक हुआ हुआ ना, यहाँ पे एंट्री क्या पास करते रहे आप यहाँ पे एंट्री क्या पास करते रहे यहाँ पे 4 साल में, 3 साल में क्या एंट्री पास किया आपने, आपने पी एंड को डेबिट किया टू शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। ठीक है जी, ये आपका 1 लाख रुपए का 25,000 करके आपने 1 लाख पूरा चार्ज कर दिया हुआ है। अब क्या हुआ, पेमेंट एक सेटलमेंट हो गई, कैश हो गया, पेमेंट हो गई, तो अब क्या करेंगे, आप कहेंगे शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, बात खत्म हो गई।
आपने कहा नहीं यार मैंने कैश तो 75,000 पे किया है, अच्छा जी हमने कैश कम पे किया, नो प्रॉब्लम। शेयर बेस पेमेंट रिजर्व 1 लाख पड़ा था, उसको 1 लाख से जीरो कर दें। आपने कहा जी कैश तो मैंने कम दिया है, इतने में सेटलमेंट हो गई है, तो बाकी कहाँ जाएगा, 25,000 पीएनओ को डाल दें। ठीक है जी। अब आप आ जाए जी, आपने कहा पेमेंट कोई नहीं करनी, कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, नो प्रॉब्लम। शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रिटेन अर्निंग। 1 लाख से एंट्री पास कर देंगे। तो ये जरा आपकी कैंसिलेशन थी, चले हम ऐसे पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। कहता है कैंसिलेशन is accounted for as an acceleration of vesting, the amount that would otherwise have been recognized over the vesting period recognized immediately। तमाम की तमाम जो है आज बुक करते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं जी, 31 दिसंबर क्लोजिंग था, हमने कहा जी 100 शेयर मिलेंगे, शेयर ऑप्शन मिलेगी, 500 बंदों को मिलेगी। कंडीशन क्या थी कि आप हमारे साथ काम करें 5 साल तक। आज की फेयर वैल्यू क्या है, 5 रुपये। वेरी गुड। हमने कहा जी 20% क्या है हमारे जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, 80% रहेंगे, 500 मिलेगा, 80%, 100 ऑप्शन 10 रुपये के हिसाब से, और 1/5 हमने किया और पहले साल का खर्चा बुक हो गया। दूसरे साल गए, दूसरे साल हमने कहा जी 20% चले जाएंगे, 20% के हिसाब से हमने खर्चा बुक किया, सेम फार्मूला, ओनली पीरियड चेंज, दूसरे साल का एक्सपेंस बुक हो गया। तीसरे साल क्या हुआ, हमने कहा जनाब तीसरे साल हमने कैंसिल कर दी स्कीम, हमने कहा 460 एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रेस स्कीम के अंदर है, जो 400 स्ट्राइक को 500 शेयर मिलेगा 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये वही हमारे जो ओपनिंग ग्रांट डेट की वैल्यू है, और उसको हम क्या करेंगे पूरे साल का एक्सपेंस बुक कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे तीसरे साल जो है स्कीम कैंसिल हो गई है। तो जब जैसे ही कैंसिल होगी तो पूरा एक्सपेंस आज बुक हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको इसको 1/3 नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम अब क्योंकि आगे चौथा 5 साल तो है ही नहीं है, तो इसको 5/5 करके पूरी ये क्या कहें, ये पूरे 5 साल का खर्चा आ गया। 5/5 करने का मतलब क्या है, पूरे 5 साल का खर्चा है। कितना ऑलरेडी बुक हो चुका है पिछले सालों में, 1,60,000 बुक हो चुका है, तो सारा का सारा आज बुक कर देंगे, पहले स्टेप ये था कैसे चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद इसने इफेक्ट ही नहीं किया, उसने बताया नहीं कि उसने क्या किया। तो अब देख लें कि वो क्या कर रहा है, कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसके हिसाब से जो हमने पीछे एंट्रियां पास की हैं उस हिसाब से एंट्रियां पास हो जाएगी, लेकिन ये बात कर रहा है कि खर्चा पूरा का पूरा बुक हो जाएगा। कलेक्शन विद कैश कंपनसेशन, देखिए वो कहते हैं कैश कंपनसेशन कर रही है, अब क्या होगा, अब अगर कैश पे कर रहे हो तो फिर क्या होगा। सारी इलस्ट्रेशन वही है जो पीछे से की थी, उसने कहा कैश पेमेंट हो रही है। ठीक है जी। तो कैश जब पेमेंट होगी तो हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए जी सारा खर्चा बुक हो गया, कितना खर्चा बुक हो गया इसका, 9,000 का खर्चा बुक हो गया इसका। ठीक है, 9,000 का खर्चा बुक हो गया इसका। डबल एंट्री पास कर ली उसने दूसरे साल की, पिछले साल का इतना बुक किया था, ये इतनी बुक हो गई। अब उसने 12,000 कैश पे कर दिया है, तो आप देखें इक्विटी या शेयर बेस पेमेंट रिजर्व जो है डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है जी। उसके बाद कहता है अगर कुछ भी पे नहीं किया तो फिर क्या होगा। ठीक है जी। कैंसिलेशन ऑफ न्यू ग्रांट आइडेंटिफाइड, अब रिप्लेसमेंट है। कहता है आपने नए शेयर दे दिए उसको, हमने कहा वो जो शेयर से हम देंगे आपको नए शेयर देंगे, तो नए शेयर देंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी मॉडिफिकेशन में आ जाएगा कि उस दिन की मार्केट वैल्यू पे लेना है आपने। क्या कहता है देखिए, द एंटिटी मे ग्रांट न्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू द एम्प्लॉय एंड आइडेंटिफाई देम एज अ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जो है उसका इफेक्ट वही होगा जो हम मॉडिफिकेशन का करते हैं, हम कहेंगे ये मॉडिफिकेशन हो गई है। Those cancellation on the date when those new equity instruments are granted, when this happens, the grant of the new instrument is accounted for as the same way as modification. The incremental fair value of grant date, जिस डेट पे आपने कैंसिल किया है, जो incremental fair value है टू डेट जो है उसको आप क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर ग्रांटेड a difference between the fair value of replacement equity instrument और the net fair value of the cancelled equity instrument। तो जो डिफरेंस आएगा उसको आप बुक कर लेंगे। कैसे बुक कर लेंगे, वो कहता है जनाब आपने 1,000 की ऑप्शन दी है, 4 साल का ही आपका वो है, और आपका एक सीईओ है, एक बंदे को आपने कहा कि हाँ वो कुछ 4 साल के बाद 1,000 शेयर देंगे, और आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू आज 8 रुपये है। तीसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में क्या हुआ, द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन कितनी, 3 रुपये हो गई, ये वैल्यू डिक्रीज होकर 3 रुपये हो गई। In order to restore the economic position of CEO, X Limited cancel the original award and the new award। उन्होंने कहा पिछला कैंसिल करो, नए ऑप्शन इसको दो।
द न्यू ग्रांट इज 1000 ऑप्शंस at the fair value of the rate of replacement rupees 80, subject to the remaining service period till the end of the original vesting period 31st December year 4 being 2 years of the investment price. इतना फर्क पड़ा जनाब। उसने कहा जनाब देखें आपकी वैल्यू कितनी थी, 8 रुपए थी, अभी कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई, तो 5 रुपए का लॉस हुआ कंपनी को, उसको फायदा होगा, कंपनी को लॉस हो गया। तो वो कहता है ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, ओरिजिनल प्लान सेम चलता रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते, और नया प्लान जो है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, तो ये आपका मॉडिफिकेशन है, ये ओरिजिनल प्लान है आपका, और ये आपका मॉडिफाइड प्लान है। भाई दोनों प्लान जो है साथ साथ चलेंगे, दो कॉन्ट्रैक्ट आपके होंगे। तो इसको आप कहते हैं कि अगर आपने रिप्लेस कर दिया, आपने कहा वो वाले शेयर नहीं देने, आपको नए शेयर देने, तो आप क्या करेंगे, आप उसको मॉडिफिकेशन ट्रीट करेंगे, और मॉडिफिकेशन ट्रीट करके आप उसको इसको दो प्लान जो है वो अलग रख लेंगे। जब न्यू ग्रांट नॉट आइडेंटिफाई द रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, हमने नए शेयर दे दिए तो फिर क्या होगा, कहता है 10 शेयर देंगे, एक एग्जैक्टली 4 साल, वही एग्जाम्पल इसकी 3 साल का हो गया। ठीक है जी, तो अब मॉडिफाई नहीं करना हमने इसको रिप्लेसमेंट नहीं है इसकी। ठीक है जी ना, नॉट आइडेंटिफाइड एज ए प्लेसमेंट, प्लेसमेंट होती है तो मॉडिफिकेशन होती है, अब ये प्लेसमेंट नहीं है। अब क्या होगा, आपने कहा ओरिजिनल स्कीम बुक की आपने पहले 4 साल के लिए, ओरिजिनल स्कीम और ये थी अब क्या हुआ यहाँ पे तीसरे साल में क्या हुआ, आपकी प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पहले 2 साल का ये था, अगले 2 साल की ये स्कीम है। तो ये अगर मॉडिफिकेशन होती है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको हमने कंटिन्यू करना है, इसको कैंसिल कर देना है, और नई स्कीम जो है उसको हमने अडॉप्ट कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट से। तो कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप यूट्यूब पे आके कर सकते हैं। आप जो है वो कोशिश करें कि हमें ज्वाइन करें, लाइव सेशन ज्वाइन करें, क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन के अंदर होंगे तो और मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है ना जी, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आके बैठेंगे हमारी लाइव क्लास में उतनी ही मज़ा आएगा, रिकॉर्डिंग का भी मज़ा आएगा। तो ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह यहीं से जो है कैश सेटल शेयर पेमेंट जो है वो और आई कैप के पास पेपर जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सीटिंग के अंदर इस टॉपिक को जो हम वाइंड अप करें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त है।